नंबर 9 का लास्ट पॉइंट देखेंगे। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको सिलेबस ये रहा। ये बेसिकली यूजीसी नेट समाजकारी का सिलेबस है और यूनिट नंबर 9 है। यूनिट 10 आपका कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 1 से लेकर 8 तक का भी जो कंटेंट दिए गए हैं डीप में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ रखा है। पूरा कंटेंट भी है, पूरा वीडियो की रिकॉर्डिंग भी आपके पास है। यूनिट नंबर 9 का लास्ट बिंदु यानी कार्मिक प्रबंधन और औद्योगिक संबंध है। इसके बाद तो आपका फिनिश है ये टॉपिक, है ना। तो ये आज हम लोग कवर करेंगे इसको। और इससे पहले एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है, यूजीसी नेट समाजकारी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट, विगत वर्षों में यहाँ से सवाल पूछे गए हैं। यदि आपने सवाल देखा होगा तो आपको भली भांति तरीके से समझ भी आ रहा होगा। इंटरसेक्शनलिटी क्या है? ये बेसिकली इंटरसेक्शनलिटी शब्द जो है ये वैचारिक ढांचा है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क कह लीजिए आप इसे, एक अवधारणा भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट भी आप इसे कह सकते हो या इसको संबोधित कर सकते हो, जो ये समझाता है कि किसी व्यक्ति पर होने वाला भेदभाव एक ही कारण से नहीं बल्कि कई सामाजिक पहचानों से होता है। और सिंपल सी बात है, किसी व्यक्ति के साथ अगर आप भेदभाव कर रहे हैं तो कोई ज़रूरी ये नहीं है कि कोई एक ही कारण हो, उसमें कई कारण हो सकते हैं, कई रीजंस हो सकते हैं। जैसे जाति को लेकर भी बात हो सकती है, जेंडर को लेकर बात हो सकती है, नस्ल को लेकर, वर्ग को लेकर, धर्म को लेकर इत्यादि। ये आपसी जो अंतःक्रिया से पैदा होता है उसी को हम लोग इंटरेक्शंस भी कहते हैं, अंतःक्रिया भी बोलते हैं। तो ये शब्द ही बेसिकली एक प्रकार से अंतःक्रिया से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। इंटरेक्शंस का मतलब भी आप कह सकते हो कि अंतःक्रिया होता है। और वही पूछा गया कि भाई इसकी अवधारणा बेसिकली दिया किसने, तो ध्यान रखिएगा किम्बरले क्रेंसा का नाम आता है, ये आप ध्यान रखेंगे, ये नाम इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने लास्ट ईयर का पेपर देखा होगा तो यहाँ से सवाल बेसिकली बनाया गया है, ठीक है। और ये कानूनी विद्वान और विभिन्न क्षेत्रों में अगर हम बात करते हैं तो क्रिटिकल रेस थ्योरी है, नारीवाद है, उनमें बेसिकली ये जो इंट्रैक्शंस पार्ट है, जो अंतःक्रिया पार्ट है, वो देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसे थ्योरीज में नारीवाद में भी देखने को मिलता है। नारीवाद आप अच्छे से समझ सकते हो, है ना। पितृ या आप ये कह लीजिए कि पितृसत्ता होने के नाते पुरुषों को ज़्यादा प्राथमिकता मिली है, महिलाओं को कम मिली है। तो नारी सशक्तिकरण पर बात हुई तो इसलिए नारीवाद वाले कॉन्सेप्ट में भी देखने को मिलता है। और अंतःक्रिया के कंसेप्ट में बात करेंगे तो 1989 में ये अवधारणा भी हमारे सामने क्रेशा महोदय ने प्रस्तुत किया था, ठीक है। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसके बारे में, ठीक है। इंट्रैक्शन शब्द। और आगे आप यहाँ पर देखिएगा तो इन्होंने एक किताब लिखा है, आप भली भांति तरीके से देख सकते हैं, 1989 का, ठीक है। और डिटर्मिनिंग या आप कह सकते हो कि इंटरेक्शंस ऑफ रेस एंड सेक्स पर आधारित यानी लैंगिकता के भेदभाव पर एक अंतःक्रिया की किताब लिखा सन 1989 में क्रेशा महोदय ने। और इस लेख में उन्होंने ये बताया है कि अश्वेत महिलाओं के अनुभव ना तो केवल महिला के रूप में समझा जा सकता है, ना ही केवल अश्वेत के रूप में समझा जा सकता है, बल्कि दोनों की प्रक्रिया के रूप में संयोजन है। एक प्रकार से आप कह सकते हैं दोनों को अंतःक्रिया है, तो दोनों की अंतःक्रिया पर बात की गई है, ठीक है। पहले क्या होता था, आपने नाम सुना होगा मार्टिन लूथर का नाम, ठीक है, फ्रांस फेनन का नाम सुना होगा, ठीक है। इन लोगों ने अश्वेत व्यक्ति या अश्वेत महिला या अश्वेत पुरुषों पर, ठीक है, अश्वेत का मतलब ही होता है जैसे काला या ब्लैक, श्वेत का मतलब होता है सफ़ेद, ठीक है। तो ये इन अश्वेत महिलाओं के साथ पुरुषों के साथ भेदभाव हुआ करता था, ठीक है। आप लैंगिकता भी शामिल कर सकते हो, रंग के आधार पे भी आप शामिल कर सकते हो इसमें। यही कॉन्सेप्ट बेसिकली एक बार परीक्षा में लास्ट टाइम ये पूछा गया कि आप बताइए अंतःक्रिया की अवधारणा किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था, तो क्रेशा के द्वारा दिया गया था। ये बात आप ध्यान रखिएगा, लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है ये, ठीक है, उसमें पूछा गया था। लीना ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क सर बुक भी लिखा है ना फ्रांस फेनन ने। हाँ, फ्रांस फेनन ने एक पुस्तक भी लिखा है, ठीक है, व्हाइट मास्क और जो है ब्लैक क्या था, ब्लैक मास्क ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क, हाँ, व्हाइट मास्क ब्लैक स्किन, ठीक है। तो इस तरीके का भी कॉन्सेप्ट फ्रांस फेनन के द्वारा ही बेसिकली आया है, ठीक है। ये यूनिट नंबर 4 का कॉन्सेप्ट था जो अभी आप पढ़ रहे थे। यूनिट नंबर 4 में देखेंगे तो आपको मिलेगा इनके बारे में थोड़ी सी चीज़ें, है ना। अब यहाँ पर एक और नाम देखते, बहुत ही फेमस नाम, ठीक है, लीना डोमिनली।
मैं आपको बता दूं इनके बारे में कि ये प्रसिद्ध समाजकारी की एक विदुषी हैं, या एक प्रकार से आप ऐसा भी कह सकते हैं एक प्रकार से विद्वान भी रही हैं। लीना डोमिनली समाजकार्य में नारीवाद और एंटी ऑप्रेसिव प्रैक्टिस पर इनका बेसिकली उन्होंने अधिक बल दिया। अच्छा, ये था क्या, ये समाजकार्य को शक्ति देते थे, सत्ता देते थे, एक प्रकार से पावर, लैंगिक असमानता या दमन या सामाजिक न्याय के संदर्भ में इन्होंने बहुत अधिक काम किया लीना डोमिनली ने। ठीक है, लैंगिक असमानता को दूर करने पर काम किया, न्याय, सामाजिक न्याय पर काम किया। ठीक है, समाज कार्य में सत्ता को लेकर ये बात भी की इन्होंने। ठीक है, तो इनका देखिए एक 3 क्षेत्र, एक तो एंटी ऑप्रेस्ड या ऑप्रेसिव सोशल वर्क रहा, एक फेमिनिस्ट सोशल वर्क रहा, और एक ग्रीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, आपने पढ़ा भी होगा, ग्रीन इन्वायरमेंट को रिलेट कराती हैं ये। ठीक है, तो ग्रीन या सस्टेनेबल सोशल वर्क में भी लीना डोमिनली का नाम देखने को मिला भी था। ठीक है, सर प्रक्रिया पे। हाँ सर विदुषी का मतलब क्या होता है? विदुषी एक प्रकार के विद्वान कह सकते हैं, है ना, एक प्रसिद्ध महिला भी बोल सकते हैं, समाज कार्य की एक प्रसिद्ध महिला। ठीक है, जांचकर्ता या शोधकर्ता, कई शब्द होता है इसका, कई सिनोनिम्स बनता है, कोई अलग शब्द नहीं है, बट एक विद्वान का स्त्रीलिंग। हाँ, एक प्रकार से विदुषी विद्वान से ही संदर्भ में दर्शाया गया है, बिल्कुल। ठीक है, यहाँ एक शब्द देख सकते हो आप, एंटी ऑप्रेसिव सोशल वर्क, थ्योरी एंड प्रैक्टिस करके इनका एक कॉन्सेप्ट रहा है। ठीक है, थ्योरी एंड प्रैक्टिस इनकी एक पुस्तक भी रही है ना। अब इन बुकों की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनमें क्या चीज़ें इन्होंने मेंशन किया, परीक्षा में हो सकता है ये किताब पूछ भी ले। ठीक है, तो लीना डोमिनली की किताब रही 2002 में आया था, हालांकि परीक्षा में अभी तक नहीं आया है, इन केस अगर आएगा तो आप लगा दीजिएगा। ठीक है, अच्छा 2002 में एक और किताब आई थी इनकी, फेमिनिस्ट सोशल वर्क थ्योरी एंड प्रैक्टिस करके भी इनकी एक किताब आई थी। तो 2002 में इनका, तो आप याद देखो, नाम से भी कभी कभी क्या था, अब देखो फ्रांस फेनन का नाम और मार्टिन लूथर का नाम किताबों से आ चुका है, हालांकि मैं उसको कम इस बार प्राथमिकता दे रहा हूँ क्योंकि बार बार वही किताब लेकर नहीं आएंगे। सोशल वर्क की जो प्रसिद्ध व्यक्ति है, विद्वान है, उन्हीं का सवाल बन सकता है। तो लीना डोमिनली कम नहीं है इन लोगों से, फ्रांस फेनन से, मार्टिन लूथर से, है ना, बहुत ही फेमस महिला है ये। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप ये किताब नोट कर रहे हो तो ओबली करके किताब का और नाम लिख लो, क्या जाता है उसमें, केवल ये लिखना है फेमिनिस्ट सोशल वर्क, बस। थ्योरी एंड प्रैक्टिस बेसिकली है ही है इनका कॉन्सेप्ट यहाँ पे 2002 में। तो आप ये ध्यान रखें, थ्योरी एंड प्रैक्टिस 2002 में ही लेकर आई है इन्होंने, चाहे एंटी ऑप्रेसिव किताब हो, चाहे वो फेमिनिस्ट वाली किताब हो। उसके बाद देखिए उन्होंने जो है ऑपरेशंस की संरचना यानी उत्पीड़न, शक्ति, असमानता, मैंने अभी शुरुआत में बताया था इनका विषय वस्तु को लेकर, देखिए उत्पीड़न की संरचना, शक्ति, असमानता, जाति, धर्म, वर्ग, लिंग, नस्ल आधारित भेदभाव, व्यवहार और सिद्धांत के संयोजन पर यह किताब बेसिकली फेमस रही है, एंटी ऑप्रेसिव सोशल वर्क थ्योरी एंड प्रैक्टिस 2002। बस इतनी बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ देख लेते हैं इनके बारे में। अच्छा, यहाँ तक तो बेसिकली इंपॉर्टेंट है। एक किताब और इम्पॉर्टेंट बताता हूँ जो 2002 में आप लोगों ने देखा होगा, है कि नहीं सिराज, पढ़ा होगा आपने कि ग्रीन सोशल वर्क, है ना, ग्रीन सोशल वर्क फ्रॉम इन्वायरमेंट या इन्वायरमेंटल, ठीक है, क्राइसिस टू इन्वायरमेंटल, है। तो आप अगर इसको नोट कर रखे हैं अच्छी बात है, और नहीं नोट किया तो नोट कर लो क्या जाता है आपका। ठीक है, जस्टिस कब आई थी, 2012 में। ठीक है, तो ये आपको वर्ष थोड़ा सा ध्यान रखना, ब्लिंक कर रहा है अभी, सही हो जाएगा पीडीएफ। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, मैं इस पीडीएफ को ऐसे ही सेव कर लूँगा, आप लोगों को फिर प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो 3 किताब हो गया। आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा आप सभी लोगों को पता है भाई 10 दिसंबर 1948 की है, आप सभी लोग जानते हो। तो इसमें कुछ अनुच्छेद बताया गया, जैसे व्यक्ति के जीवन को लेकर, स्वतंत्रता को लेकर, सुरक्षा को लेकर, अधिकार को लेकर। मैं बेसिकली क्या किया हूँ, ये लास्ट ईयर का पेपर का थोड़ा सा एनालिसिस किया हूँ कल रात में। तो जब एनालिसिस किया तो मुझे ऐसा लगा कि ये फैक्ट वाइज सवाल हैं, तो ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, कई ऑप्शंस के रूप में आ सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं। अब चाहे मैं ही अगर मान लीजिए यूजीसी में अगर मैं होता और मुझे कहते हैं कि सर पेपर बनाइए, अच्छा एक व्यक्ति एक ही बार पेपर बनाएगा, ठीक है, और अगर मैंने मान लीजिए इस बार पेपर बनाया हूँ तो अगली बार मुझे नहीं बुलाया जाएगा पेपर बनाने के लिए, नेक्स्ट टाइम में दूसरे को बुलाया जाएगा। ठीक है,
तो जो भी अगला व्यक्ति आता है पिछला पेपर जरूर देखता है। तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है मे बी उसमें से कुछ प्रश्न बन सकते हैं मैं, ठीक है। तो मैं दो पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराऊंगा, थोड़ा उसको ध्यान रखिएगा। ये पहली एक पीडीएफ मैंने आपको आज प्रोवाइड करा रहा हूँ, एक और आप लोगों को दूंगा, उस पेपर का एनालिसिस कर रखा हूँ, स्क्रीनशॉट मेरे पास है, उसका कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड जल्दी करा दूंगा। तो फिलहाल देख लेते हैं सार्वभौमिक मानवाधिकार के संदर्भ में कुछ आर्टिकल्स को लेकर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 3। ये आर्टिकल नंबर 3 को रिप्रेजेंट किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और व्यक्ति की सुरक्षा के अधिकार पर बात की गई है। अब ये भारत के संविधान का आर्टिकल नहीं है, ये आर्टिकल बेसिकली मानवाधिकार सार्वभौमिक घोषणा का है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे देखो अन्य विकल्पों क्यों गलत है। ये विकल्प को बेसिकली मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे रख दिया है। आप ये मत सोचिएगा ये गलत लिखा हुआ है, ये सही लिखा हुआ है, ठीक है, ये सही लिखा हुआ है। तो आर्टिकल 1 जो है, सभी मनुष्य स्वतंत्र और समान गरिमा और अधिकारों के साथ जन्म लेते हैं, ये पहला बताता है। आर्टिकल 2 जो है, अधिकारों के भेदभाव निषेध बताए गए हैं, जाति, लिंग, धर्म, भाषा आदि के आधार पर बात हुई है। आर्टिकल 6 कानून के समक्ष व्यक्ति की मान्यता के अधिकार पर चर्चा हुआ है। जीवन, व्यक्तिगत जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा की बात यूडीएचआर में, यूनिवर्सल डिक्लेरेशंस ऑफ ह्यूमन राइट का जो 10 दिसंबर 1948 का है, उसमें आर्टिकल नंबर 3 में ये आता है, व्यक्तिगत जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा, ठीक है। और इसका घोषणा का जो स्थल रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा है, यानी पेरिस में है, ये थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए NSSO, ये भी नाम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इससे परीक्षा में फुल फॉर्म से पूछा गया था, हो सकता है इस बार फुल फॉर्म ना हो आपके सामने, है कि नहीं। तो हम चाहेंगे थोड़ा सा ये बात जरूर ध्यान रखेंगे कि ये है बेसिकली क्या। तो सुनिए, NSSO का पहला तो पूरा नाम पता होना चाहिए, नेशनल सैंपल जो है सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी सन 1950 में। देश में जो सैंपल सर्वे होता है या जो सैंपल सर्वे करवाया जाता है वो NSSO के थ्रू करवाया जाता है। अच्छा, इसमें सर्वे भी कई विषयों पर होता है, मैं आपको बता दूं, गरीबी पे सर्वे होता है, रोजगार पर होता है, बेरोजगारी पर होता है, भोग व्यय पे होता है, शिक्षा पे होता है, स्वास्थ्य पर होता है, इत्यादि बहुत सारी चीज़ें। तो ये सब डेटा बेसिकली प्रोवाइड कराता है NSSO, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो, सामाजिक आर्थिक आंकड़ों का राष्ट्रीय स्तर पर ये क्या होता है, सैंपल सर्वेक्षण यानी नमूना सर्वेक्षण, रोजगार, उपभोग, गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि पर यह डेटा को कलेक्ट करता है या संग्रहित करता है। 2019 में बेसिकली इसको मैंने क्यों लिया इस बार, क्योंकि यहाँ एक कॉन्सेप्ट आपके सामने आ रहा है और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 2019 में आपने एक नाम सुना है CSO क्या होता है, सेंट्रल जी सर। स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। नहीं, ऑफिस सर, ऑफिस। हाँ जी सर, ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं। हाँ, तो ये सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है सर, और इसकी स्थापना सन 1951 में हुआ था। थोड़ा सा सुनिएगा, और ये तो 1950 में हुआ था। तो ये दोनों एक साथ मिलते हैं कब, 2019 में मिलते हैं। दोनों का रोल वही होता है, परंतु आर्थिक आंकड़ों का जो संकलन करता है और जो विश्लेषण करता है वो सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन करता है ना। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। अब क्या रोल रहा है, या आप ये कह लीजिए क्या भूमिकाएं रही हैं 2019 में इनको विलय करने के संदर्भ में, तो मैं आपको बताता हूं कि 2019 में भारत सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया कि NSSO प्लस में CSO, है ना, इनको मिलाकर नेशनल स्टैटिकल ऑफिस बनाया गया, या आप इसे कह सकते हो नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनाया गया, ठीक है। कि राष्ट्रीय स्तर पर सभी सांख्यिकी कार्यों का एकीकरण किया जाएगा। पहली बात, सैंपल जो भी होगा उसका सर्वे कराया जाएगा, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया। यहाँ तक कि GDP और राष्ट्रीय आय के जो आंकड़े होंगे वो भी जारी होंगे, ठीक है। नीति निर्माण के लिए एकीकृत और भरोसेमंद आंकड़े भी बेसिकली उनको देना पड़ेगा। तो ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो दोनों मिलकर जो काम कर रहे हैं वो देश की सांख्यिकी प्रणाली को एकीकृत करके उसको मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये मिले हुए कब, तो 2019 में। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है जो 2019 की वजह से मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। आगे बढ़िए, आगे देखिए, कलेक्टिव बार्गेनिंग शब्द है। हम अभी बात करेंगे औद्योगिक संबंध के बारे में, वहाँ पे भी ये शब्द आने वाला है, कलेक्टिव बार्गेनिंग।
तो बेसिकली इसे सामूहिक सौदेबाजी कहा जाता है। इस पद का प्रतिपादन में अगर नाम आता है तो सिडनी वेब का नाम आता है और बी ट्रीस्ट वेब का नाम आता है। सन 1897 की ये बात है, इन्होंने एक इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी पर एक पुस्तक लिखी और वो किताब लिखी 1897 में, और उसी किताब में इन्होंने कलेक्टिव बार्गेनिंग शब्द को बताया पहली बार। मतलब इसने कलेक्टिव बार्गेनिंग शब्द को यहाँ पर प्रस्तुत किया, वैचारिक और व्यवस्थित प्रयोग किया। इसका मतलब ये था कि श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच में बेसिकली संबंधों को मजबूत करने का, मजदूरी और कार्य समय, सेवा शर्त, कार्य परिस्थितियां इत्यादि पर ये संगठित और सामूहिक बातचीत की एक प्रकार से इन्होंने प्रक्रिया को माना या उसको बताया कलेक्टिव बार्गेनिंग में। तो वेब का नाम याद रखिए थोड़ा सा, और 1897 में आप इस चीज़ को भी ध्यान रखिए। बस इतना मैं चाहूँगा कि आप लोग फैक्ट के रूप में ध्यान रखेंगे। FCRA आप भलीभांति तरीके से जानते हैं, है ना। FCRA एक एक्ट है, ये परीक्षा में लास्ट टाइम में कम से कम 3 से 4 बार लेकर आया प्रश्न, है ना। इसमें 3 से 4 बार संशोधन, बेसिकली 3 से 4 बार ये आया था, 3 से 4 प्रश्न। तो FCRA बेसिकली फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है ये FCRA। पहले तो ये 1976 में आया था, उसके बाद एक नया संशोधन हुआ FCRA का, वो 2010 में आया, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण संशोधन हुआ जो 2020 में आया। 25 में एग्जाम होने वाला है आपका, तो सवाल तो बनाया जाएगा तो 2020 से बनाया जाएगा, ना कि 1976 से बनाया जाएगा, ना ही आपका 2010 से बनाया जाएगा, 2020 से बनाया जाएगा सवाल। वर्तमान में जो भी प्रभावी या अधिनियम का पार्ट रहा, ये आप नीचे देख सकते हैं। इसका उद्देश्य देखो मैं बता दूं आपको कि विदेशी जो चंदे होते हैं, चंदा समझ रहे हो ना, जैसे पैसे कलेक्ट किया जाता है जो, उसको चंदा बोलते हैं। तो उसके जो भी कंट्रीब्यूशंस या फॉरेन जो भी कंट्रीब्यूशन के उपयोग को नियंत्रित करना या उसको पारदर्शिता बनाना, ताकि राष्ट्रीय हित के लिए वो चीज़ें सुरक्षित रहें, राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक संस्थानों पर विदेशी प्रभाव ना पड़े। इस तरीके का रोल बेसिकली FCRA का एक प्रकार का उद्देश्य बन गया, है ना। और ये प्रशासन कौन करता है FCRA का, तो ये गृह मंत्रालय, आप इसे भी ध्यान रखेंगे, है ना। MH एक शब्द है, ठीक है, गृह मंत्रालय का ही एक शब्द है ये। परीक्षा में लास्ट टाइम में पूछा गया भी था, यही सवाल शायद आया भी था। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको कहा जाता है, गृह मंत्रालय को, इसका पूरा नाम है। आंतरिक सुरक्षा, कानूनी व्यवस्था में जुड़े जो भी विषय हैं उसका कोऑर्डिनेट करना, है कि नहीं, खुफिया एजेंसी और नागरिकता और विदेशी विषय के बारे में चर्चा करना, आपदा प्रबंधन करना, है ना, इस तरीके की चीज़ें आती हैं। तो FCRA एक्ट को लागू और नियंत्रित करने वाला मंत्रालय कौन सा होता है, तो वो गृह मंत्रालय होता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कह सकते हैं, ठीक है। विशेष रूप से FCRA डिविजन्स और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ये विशेष रूप से इसमें इसका कार्य देखने को मिलता है। कार्य इसका है क्या, विदेशी अंशदान की अनुमति देना, जो विदेश से पैसे वगैरह आते हैं उसको बेसिकली अनुमति देता है, पैसे आप दे सकते हो, ठीक है। पंजीकरण करवाना, निगरानी करना, विनियमन करना, शिकायत निवारण, उल्लंघन पर क्रिया करना, है ना, या किसी चीज़ को रद्द करना, है कि नहीं, इसका रोल है इसमें। प्रशासनिक जो 2020 में संशोधन हुआ था, प्रशासनिक खर्चे की जो सीमा थी वो 50% है ना थी पहले, अब 20% कर दिया। और दूसरे NGO को विदेशी जो भी कंट्रीब्यूशंस होगा, जो भी चंदा होगा, वो ट्रांसफ़र करने पर बेसिकली रोका भी जाएगा दूसरे NGO को, मतलब अनकम्पल्सरी या कोई अननेसेसरी कार्य बेसिकली इसके तहत नहीं होगा। और FCRA रजिस्ट्रेशन अनिवार्य भी है, केवल एक FCRA बैंक खाता खोलना होता है। और बैंक खाता कहाँ खोला जाएगा, SBI में। SBI कहाँ पर, दिल्ली में। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अगर मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, मेरा सारा डॉक्यूमेंट उत्तर प्रदेश का है, तो मैं FCRA दिल्ली में खाता कैसे खुलवा पाऊँगा। देखो ये बेसिकली क्या है, रूल है, नियम है, परंतु आपका खाता खुल जाएगा, FCRA वाले ही वहाँ पर ओपन करवाएंगे, ठीक है। आप अपने से नहीं जाओगे रैंडम की जाओ मेरा खाता खोलो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो एक नियम से होगा, वो सिस्टम से होगा, है ना। विदेशी चंदे का उपयोग केवल घोषित उद्देश्य के लिए, ठीक है, चीज़ें होती हैं। वार्षिक रिटर्न अगर हम बात करते हैं तो वो भी कंपलसरी होता है। और वैलिडिटी परीक्षा में पूछता है, जब कूट बनाता है कितने साल की वैलिडिटी देता है, 5 साल की वैलिडिटी भी देता है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, क्या FCRA किसी NGO का रजिस्ट्रेशन रद्द कर सकता है, यस या नो में जवाब दीजिएगा आप लोग प्लीज़। यस सर, कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकता है। आपने अगर कहा है यस सर,
तो मैं भी आपको बता दूं, बिल्कुल सही आपने बताया है कि किसी भी FCRA अगर कोई NGO मान लीजिए अननेसेसरी काम कर रहा है, या आपने ब्लैक मनी का नाम सुना होगा, ठीक है, तो अगर उस तरीके की चीज़ें वो पकड़ता है तो वो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर सकता है, उसके पास ये पावर है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। पर्सन इन सिचुएशन में देखो, फ्लोरेंस होलिस एक बहुत ही फेमस नाम है, मैरी रिचमंड भी एक फेमस नाम है, गार्टन हैमिल्टन भी एक फेमस नाम है। इन तीनों व्यक्ति का नाम पर्सन इन सिचुएशन, पर्सन इन इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। कल भी हम लोगों ने बात कर रहे थे, आप लोगों से कोई बच्चा, साथ प्रियंका ही थी आई थिंक, नहीं ममता थी, तो वो डिस्कस कर रहे थे, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, ठीक है, कि एक व्यक्ति की कोई समस्या है पर्यावरण में, वो चाहे समाज को लेकर, आर्थिक लेकर या संस्कृति के रूप में है, तो उस व्यक्ति की इस प्रॉब्लम को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई रीज़न क्या है, ठीक है, उस इन्वायरमेंट में उस क्लाइंट की, यानी उस व्यक्ति को, तो ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि अप्लाइड अगर सवाल बनेगा तो वो चीज़ें समझ आना ज़रूरी है आप लोगों को भाई, किस तरीके, कोई व्यक्ति मान लीजिए डिप्रेशन में, तो वजह क्या हो सकता है, किसकी वजह से चीज़ें बेसिकली देखने को मिली है, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं पर्सन इन सिचुएशन में। देखिए आगे अगर हम बात करते हैं तो एक किताब इन्होंने बेसिकली लिखा, द कॉमन बेस ऑफ सोशल वर्क प्रैक्टिस करके, सन 1970 में, ठीक है, और ये हेलन बर्टलेट का नाम भी देखने को मिला 1970 के दौर में। एक किताब के परिस्थिति में देखा जाए तो इन्होंने बताया कि पर्सन इन सिचुएशन, पर्सन इन इन्वायरमेंट को समाज कार्य की मूल आधार अवधारणा के रूप में इन्होंने बेसिकली प्रस्तुत किया, ठीक है, हेलन हॉरिस पर्लमैन, ठीक है, और या बर्टलेट, और बर्टलेट, तो नाम आप जरूर ध्यान रखेंगे, H बर्टलेट का नाम, ठीक है, इनसे जुड़ा हुआ है, और ये चीज़ अगर परीक्षा में बनता है, सोशल वर्क प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास, एक कॉमन समाज कार्य प्रैक्टिस में क्या पर्सन इन सिचुएशन बन सकती है, उस परिस्थिति में इनका नाम आएगा। हालांकि उसके अलावा भी आपको ध्यान रखना है, पर्सन इन एनवायरमेंट में मैरी रिचमंड की भूमिका, ठीक है, ध्यान से सुनते चलिएगा आप सभी लोग, मैं रिपीट करूंगा, बहुत ही बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करिएगा आप लोग, ठीक है। पर्सन इन सिचुएशन में या पर्सन इन इन्वायरमेंट में मैरी रिचमंड की भूमिका, गार्टन हैमिल्टन की भूमिका, फ्लोरेंस होलिस की भूमिका, और हेलन और हॉरिस पर्लमैन या बर्टलेट, ये नाम भी आपको ध्यान रखना। अब इनके बारे में दो तीन बातें बताना मैं उचित समझूंगा, जैसे एक एक करके आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, चीज़ें कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहेगा, स्पष्ट रहेगा, आप आसानी से सवाल को पढ़ें और उसका जवाब दें, ठीक है। मैं अगर आपसे बात करता हूं पर्सन इन सिचुएशन के आधार पे, तो व्यक्ति की जो स्थिति है उसमें अगर किसी का रोल मुख्यता के रूप में रखा गया है कॉन्सेप्ट को लेकर अवधारणा में, तो मैरी रिचमंड का नाम आप ज़रूर याद रखेंगे, ठीक है, पर्सन इन सिचुएशन वाली परिस्थिति में। दूसरी बात, अगर मैं आपसे कहता हूं कि पर्सन इन इन्वायरमेंट की परिस्थिति में पूछा गया, व्यक्ति और पर्यावरण को लेकर पूछा गया, देखो यहाँ सिचुएशन था, पर्सन इन सिचुएशन, ठीक है, तो इस प्रक्रिया में आपने इनको नाम रखा मैरी रिचमंड का, और फ्लोरेंस होलिस भी आप यहाँ पे, सॉरी फ्लोरेंस होलिस नहीं, पर्सन इन इन्वायरमेंट में आप इनका नाम फ्लोरेंस होलिस को रख लीजिएगा, ठीक है, फ्लोरेंस होलिस का नाम रख लीजिएगा। और देखिए इसी परिस्थिति में ही अगर हम बात करते हैं, गार्टन हैमिल्टन का नाम सुना है, एक उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, थ्योरी दिया था, साइको सोशल थ्योरी, नोट कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट है, साइको सोशल थ्योरी, है ना, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं, सभी बच्चों को पता होगा ये तो, सोशल साइको सोशल थ्योरी। अब व्यक्ति बेसिकली मनोसामाजिक दृष्टिकोण से जब बात करता है या उस परिस्थिति में आता है तो गार्टन हैमिल्टन का नाम आता है, परंतु इसमें बेसिकली क्या है कि जो बात कही गई है साइको सोशल थ्योरी में कि समाज में क्या परिस्थिति उस व्यक्ति के प्रति बनती है, यानी प्रॉब्लम क्या बनता है, तो इनकी अवधारणा को रिलेट कराया गया है पर्सन इन सिचुएशन से भी और पर्सन इन इन्वायरमेंट से भी, तो इसलिए इनका नाम यहाँ पर भी आता है, लेकिन मुख्यता के रूप में पर्सन इन सिचुएशन मैरी रिचमंड और फ्लोरेंस होलिस, यहाँ पर आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मॉडल आपने नाम सुना, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में देखो क्या है कि आपने पढ़ा होगा एक शब्द 4 Ps के बारे में, आज मैंने एक प्रैक्टिस भी आपको करवाया है ना, एक क्या 2 प्रैक्टिस आज हुई है, एक तो मैंने जनवरी 2017 का जो पेपर था वो उसको कवर कर दिया है, पूरा कंप्लीट कर दिया है, और फिर एक पेपर हुआ था जुलाई आई थिंक जुलाई 2017 में ही, और ये भी पेपर बेसिकली सेकंड पेपर कंप्लीट हो चुका है इसका।
तो उसमें एक सवाल मिला था, है ना, कि भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल के जो 4 P's शब्द हैं उनको क्रम में लगाइए। तो हमने बताया भी था कि भाई पहले पर्सन, फिर प्रॉब्लम, है ना, सॉरी, हाँ, पर्सन, प्लेस, गलत हो गया, पर्सन प्रॉब्लम, प्लीज प्रोसेस, हाँ, उसके प्लीज बाद उसके बाद रहेगा हाँ, प्लीज। उसके बाद प्लेस और उसके बाद प्रोसेस। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान, पहले प्रोसेस रहेगा फिर प्लेस रहेगा सर। नहीं, पहले स्थान रहेगा। लास्ट में प्रोसेस होता है भाई पहले स्थान फिर प्रक्रिया। ना। यस सर, पहले स्थान होता है फिर प्रक्रिया होता है। पर्सन प्रॉब्लम अरे प्लेस प्रोसेस। लास्ट में प्रोसेस ही होता है। अब सुन लो, सुन लो माँ, सुन लो, गलती मत करो, गलत कर रहे हो आप लोग। पहले क्या होता है, कहीं पर कोई चीज़ हमें देखने को मिलती है तो पहले हमें व्यक्ति मिलता है। एक व्यक्ति जो होता है वो बेसिकली हम ऑब्जर्व उस व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए आपने मुझे ऑब्जर्व किया, ठीक है, और पता चला, तो ऑब्जर्व हमारे साथ तुरंत प्रक्रिया थोड़ी स्टार्ट कर दोगे। आपने ऑब्जर्व जब मुझे किया तो आपको दिखी मेरी प्रॉब्लम, आपको मुझे दिखी आपको प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम जब दिखी तो कारण भी तो जानोगे भाई। कारण हमें देखने को मिलता है प्लेस के आधार पे, तो हम वहाँ पे दर्शाते हैं प्लेस। अब प्लेस जब कारण भी पता चल गया तब भी वहाँ से प्लेस कारण भी मिल गया। अब वो करोगे भी कहाँ भाई, एक तो जगह होगी काम करने का आपका उस व्यक्ति के साथ। हो सकता है प्लेस का मतलब इंस्टीट्यूट भी यहाँ पे दर्शा सकते हो कि इंस्टीट्यूट में भी काम करोगे उनके साथ। और प्लेस के बाद वो काम करने का तरीका होता है, क्या तरीका होता है, या स्टडी करना, ठीक है, और उसके बाद क्या करते हो, या स्टडी के बाद डायग्नोसिस करते हो, और डायग्नोसिस के बाद क्या करते हो, ट्रीटमेंट करते हो, ट्रीटमेंट के बाद क्या करते हो, इवेलुएट करते हो, फिर क्या करते हो, टर्मिनेशन करते हो। इन केस अगर वो केस नहीं सुधरा तो आप इसे क्या करोगे, फॉलो अप करोगे, यानी अनुवर्तन करोगे। तो ऐसी परिस्थिति को हम क्या बोलते हैं, ये काम तो स्टार्ट होगा और इसी काम को हम लोग बोलेंगे प्रोसेस। ये है प्रोसेस। तो लास्ट में होता है प्रोसेस, ध्यान रखिएगा, ये लास्ट में होता है प्रोसेस। तो पर्सन, प्रॉब्लम, प्लेस और प्रोसेस, ये आपको किसी भी जगह पर भी देखने को मिल जाएगा, यही स्टेप। और ये सही चीज़ है, ये सही बता रहा हूँ मैं आपको। इग्नू की किताब में तो खासकर मिल जाएगा, इग्नू में तो साफ शब्दों में लिखा भी रहता है ये सारी। यस सर, इग्नू में यही लिखा हुआ है। हाँ, ठीक है। तो हम चाहेंगे भी कि आप थोड़ा सा इस पे फोकस करने का भी प्रयास करेंगे ऐसी चीज़ों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और चीज़ पर चर्चा करते हैं हम लोग। और हमारा अगला टॉपिक यहाँ पर, अच्छा वही थी, फिर उसके बाद ये आपको ध्यान रखना है इसके संदर्भ में 2-3 बातें जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक। सर इसका साल भी तो पूछा था एक पेपर में। देखिए अगर वर्ष इन केस प्रश्न बनता है तो मैं तो यही कहूँगा, ठीक है, कि अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कौन सा वर्ष था इसमें, 1897 था, सॉरी 1970, ठीक है। तो वहाँ पर आप इन्हीं का नाम लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगर मान लीजिए, अब प्रश्न मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि ये प्रैक्टिस के ही आधार पे पूछा ही जाता है, द कॉमन बेस ऑफ सोशल वर्क के आधार पर, है ना, तो मैं चाहूँगा कि यही लगाएंगे। बाकी पर्सन इन सिचुएशन मैरी रिचमंड को लोगे तो सन 1917 आ जाएगा। पर्सन इन इन्वायरमेंट फ्लोरेंस होलिस का लोगे तो 1958 आ जाएगा। आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, मैरी रिचमंड, है ना, और वो 1917, वो सोशल डायग्नोसिस वाले कॉन्सेप्ट में। और पर्सन इन इन्वायरमेंट में नाम लोगे फ्लोरेंस होलिस का तो 1958 फ्लोरेंस होलिस का, यहाँ पर वो ले लेंगे। गार्टन हैमिल्टन को लोगे तो साइको सोशल थ्योरी के आधार पे, मेंटल हाइजेनिक के आधार पे बात किया कि थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल केस वर्क में, तो उन्होंने 1940 वाला वर्ष बता दो ना। हेलन और हॉरिस पर्लमैन की बात करोगे तो आपको मालूम है 1957 वाला कॉन्सेप्ट वहाँ पर आ जाएगा। परंतु अगर वो नहीं ये सब बातें हैं तो अगर ये वर्ष पूछा जाएगा तो आप यही बताने का प्रयास करिएगा 1970 वाला ही, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि कृति में इन्होंने पर्सन इन इन्वायरमेंट, पर्सन इन सिचुएशन को समाज कार्य का मूल आधार अवधारणा के रूप में प्रस्तुत किया, ना कॉन्सेप्ट के रूप में प्रस्तुत किया, ठीक है। तो ये सारे वर्ष मैंने बता दिया, कॉपी पेन साथ में होगी। बाकी तो आपको ये सारे पता भी होगा, यही नहीं पता होगा तो शायद इसको भी आपने नोट कर ही लिया है ना। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने देखा कल लास्ट वाली परीक्षा में कि कुछ टेस्ट से भी सवाल बनाए उसमें, और उसमें सबसे बेहतर अगर कोई मुझे लगा तो वो लगा है काई स्क्वायर। काई स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये परीक्षण है, टेस्ट है। ये परीक्षण ये जांचता है कि प्रेक्षित आवृत्ति, मतलब ऑब्जर्व्ड, एक प्रकार से आवृत्ति का मतलब होता है फ्रिक्वेंसी, है ना, फ्रिक्वेंसी
कार्ल पियर्सन 1900 के दशक में इन्होंने 2-3 बातें बताई। 2-3 मैं तो यही कहूँगा कि 2 बातें तो नोट कर लो। एक बात तो आप ये नोट करो कि गुडनेस ऑफ फिट, गुडनेस ऑफ फिट, ये तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी ये नाम मिले तो आप काई स्क्वायर के बारे में सोचिए, अन्यथा किसी और के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। और ये पता है आपको क्या करता है, ये इसमें ये देखा जाता है कि जो ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड शब्द है, ऑब्जर्व का मतलब हो जाता है प्रेक्षित और एक्सपेक्टेड का मतलब हो जाता है अपेक्षित। ठीक है, इन दोनों के मानों का अंतर है या अंतर नहीं है। ठीक है, इन दोनों के बीच में अंतर है या अंतर नहीं है, वो आइडेंटिफाई की जाती है काई स्क्वायर में। ठीक है, अब इसी कारण से इसे हम लोग एक नाम देते हैं गुडनेस फिट टेस्ट। वजह यही है कि अंतर है या अंतर नहीं है, और अंतर किसमें किसमें, प्रेक्षित और अपेक्षित वाले में। काई स्क्वायर टेस्ट में यही बात बताने का प्रयास किया गया। अब काई स्क्वायर टेस्ट में आपको एक चीज़ और, ये तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है पहली बात। अब इसका प्रयोग कहाँ करेंगे हम लोग, सामाजिक विज्ञान, समाज कार्य और मनोविज्ञान, शिक्षा अनुसंधान, जनगणना, सर्वे डेटा इत्यादि जगहों पर इसका यूज़ में लाया जाता है। इसके अलावा एक एफ टेस्ट भी आता है। एफ टेस्ट क्या होता है ये भी थोड़ा सा देख लो। एफ टेस्ट भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। एफ टेस्ट की बात करता हूँ तो ये जांचता है कि दो समूहों के जो विचरण है, जो वेरिएंस है, उनमें अंतर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है या नहीं है। हालांकि ये 1920 के दशक में सर रोनाल्ड ए फिशर महोदय ने 1920 के दशक में जो है अपने सामने इसको प्रस्तुत किया 1920 में। ठीक है, परंतु व्यवहारिक रूप अगर परीक्षा में पूछेगा कि भाई व्यवहारिक रूप कब दिया, तो 1924 में दिया, 1924 में उपयोग किया। दो वेरिएंस की यहाँ पे तुलना होती है। अच्छा, वेरिएंस जानते हो, वेरिएबल हुई, विचरण ही एक प्रकार का पार्ट रहा, इसलिए वेरिएंस की तुलना करता है। आपको बता दूं, एक शब्द एनोवा आता है। एनोवा जो शब्द होता है उसको हम लोग बोलते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। इसका पूरा नाम एक प्रकार से आप ऐसा कह सकते हो कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में बेसिकली इसका प्रयोग किया जाता है या इसको यूज़ में लाया जाता है, ये जांचने के लिए कि समूहों के बीच में अंतर महत्वपूर्ण है या नहीं है, किसमें, ग्रुप में। ठीक है, तो एफ टेस्ट का उपयोग कहाँ होता है, तो दो वेरिएंस की कंपेयर में होता है। और एनेवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में क्या होता है, रिग्रेशंस विश्लेषण में मॉडल का समग्र सार्थकता जांचने की बात करता है। वही बात है, समग्र सार्थकता का मतलब है कि दो ग्रुप हैं, उन दोनों ग्रुप के अंदर भाई महत्वपूर्ण अंतर है या अंतर नहीं है। अगर कोई अंतर है, जैसे मैंने कहा कि एक बालक का ग्रुप है, एक बालिका का ग्रुप है, दो ग्रुप बन गए, और उन दोनों ग्रुप में जो शैक्षिक स्तर है वो कितना बेहतर है, किसका, ये जानने का प्रयास होता है इसमें, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं, एक आता है आपका, अच्छा यहाँ पे देखो लिखा भी है, औपचारिक रूप या व्यवहारिक रूप कह सकते हो 1924 में, व्यापक रूप से स्थापित हो गया 1925 में, और चर्चा पर चर्चा 1920 के दशक में। स्टैटिकल मेथड फॉर रिसर्च वर्कर्स सन 1925 में ये पुस्तक भी आई, और यहीं से एनोवा और एफ डिस्ट्रीब्यूशन का व्यवस्थित उपयोग भी शुरू हो गया था। ठीक है, विथ वर्ष के साथ सारी चीज़ें अभी हमारे सामने यहाँ पर प्रस्तुत हैं। देन आगे बात करते हैं एक और चीज़ों पर। यहाँ पर देख सकते हो टी टेस्ट के बारे में, थोड़ा सा टी टेस्ट भी पढ़ लो। टी टेस्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्टूडेंट टेस्ट भी बोल सकते हैं, यस या नो, बिल्कुल बोल सकते हैं, है कि नहीं। टी टेस्ट को ये विलियम सिल्ली गोसेट के द्वारा ये प्रकाशित किया गया, इसका उपनाम है स्टूडेंट। ठीक है, ये 1908 में आया। अब देखो ऊपर आप देख रहे थे दो, बेसिकली क्या, वेरिएबल का नाम देख रहे थे आप, दो ग्रुप देख रहे थे आप, ऊपर जो हमने पढ़े दो टेस्ट उसमें। इस टी टेस्ट वाले में क्या होगा, बेसिकली गोसेट महोदय ने या स्टूडेंट जब ये टेस्ट का नाम रखा 1908 में, तो इन्होंने दो औसत की तुलना किया है। औसत मतलब क्या होता है, एवरेज होता है। दो औसतों का बेसिकली उन्होंने क्या किया, कंपेयर किया। मतलब एक छोटा नमूना, यानी स्मॉल सिंपल n ग्रेटर देन 30 या ग्रेटर लेस देन 30 होने पर, मतलब 30 से जनसंख्या कम होने पर, और ये जांचने के लिए बेसिकली अंतर सार्थक सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो मतलब एवरेज फाइंड आउट करता है ये प्रकार से, ये है ना, एवरेज फाइंड आउट करता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसका टाइप भी है, जैसे वन सिंपल टी टेस्ट है, इंडिपेंडेंट सिंपल टी टेस्ट है,
पेयर्ड टी टेस्ट है, और इसका प्रयोग देखो एक तो पैरामीट्रिक टेस्ट में यूज़ होगा, एक तो क्वांटिटी आपने पढ़ा होगा, रिसर्च क्वांटिटी क्वालिटेटिव रिसर्च, तो क्वालिटेटिव नहीं है ये क्वांटिटेटिव है, क्योंकि नंबर्स वगैरह पर ये बात ज़्यादा करता है, ठीक है ना। और द प्रॉब्लम एरर्स ऑफ अ मीन सन 1960 में ये किताब भी आई, इसलिए इसे स्टूडेंट टी टेस्ट भी कहा गया है, वजह यही थी, ठीक है। इस किताब की मदद से इन्होंने इसका नाम भी रख दिया था स्टूडेंट टी टेस्ट। यहाँ पे देखो लिखा भी टी टेस्ट है क्या, ये सांख्यिकी परीक्षण, इसका प्रयोग छोटे सैंपल पर भी होता है, आप यहाँ पर भी देख सकते हो, है ना। दो माध्यों के बीच में देखो अंतर फाइंड आउट करना, मतलब औसत को लेकर, ये भी ध्यान रखना है कि या नहीं है, जांचने का प्रयोग करता है। इसको देखो टाइप भी है, वन मतलब एक नमूना वर्सेस जनसंख्या माध्य पर हो जाएगा, एक स्वतंत्र यानी दो स्वतंत्र समूह पर भी हो जाएगा, पेयर टी टेस्ट पर भी होता है, पहले और बाद बिफोर आफ्टर दोनों में यूज़ होता है पेयर्ड एंड टी टेस्ट, ठीक है। तो पेयर्ड में बिफोर आफ्टर बेसिकली बहुत कम यूज़ होता है ना, बाकी तो और चीज़ों में प्रयोग में लाया ही जाता है। तो ये था थोड़ा सा बेसिक, मुझे लगा कि मुझे बता देना चाहिए, और जो मैंने अभी की क्लास में आपको बताया है ये रिसर्च वगैरह को लेकर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और प्लीज़ इसको आप देखिएगा ज़रूर एक बार, है ना। चलिए अब आते हैं अपने सिलेबस पर। यूनिट नंबर 9 का लास्ट बिंदु कार्मिक प्रबंधन और औद्योगिक संबंध है। देखो पहले तो मैं कार्मिक प्रबंधन के बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा, थोड़ा सा फोकस करेंगे कि किस तरीके से इन चीज़ों को समझा जाता है, ठीक है। देखो कार्मिक प्रबंधन व प्रबंधन है, ध्यान दीजिएगा, कार्मिक है ना, कार्मिक प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिनके द्वारा किसी संगठन में कार्यरत मानव संसाधनों की नियुक्ति, विकास, उपयोग, प्रेरणा एवं संरक्षण किया जाता है, ठीक है, ताकि संगठन और कर्मचारी दोनों के लक्ष्य जो है प्राप्त हो सके। सिंपल बात है। मैंने कहा कि भाई कार्मिक प्रबंधन में, ठीक है, मैंने क्या बोला, कार्मिक प्रबंधन को अगर इंग्लिश में अगर हम लोग बहुत बात करेंगे तो इसको समझिएगा ह्यूमन रिसोर्सेज में उपयोग करने वाला एक कार्मिक प्रबंधन, यानी एक प्रकार से जो भी एम्प्लॉय है उसका मैनेजमेंट का पार्ट है ये, मैनेजमेंट का पार्ट है ये। तो मेरा कहने का जो आशय है वो बताने का प्रयास है कि भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, विकास, वेतन, पदोन्नति और कल्याण से संबंधित कार्यों का बेसिकली नियोजन करता है, संगठित करता है, निर्देशन देता है, उसे कंट्रोल करता है, यानी उसको उपयोग में लाता है। इसका जिसे मेरा कहने का अर्थ ये है कि ह्यूमन जो है संगठनात्मक जो लक्ष्य है, जो संगठन का लक्ष्य है, जो संगठन का लक्ष्य है, जो कर्मचारी संतोष है, कर्मचारी का जो संतोष है, मतलब वहाँ पे बेसिकली वो सर्टिफाई है एक प्रकार से। तो इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो, लक्ष्य को लेकर फिर कर्मचारी संतुष्ट भी है, तो उस क्रिया को ही बेसिकली एम्स के रूप में दर्शाया गया। एम का मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा, किसका एम, तो कर्मचारी प्रबंधन का एम, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इसमें यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें बनेंगी। अच्छा, अगर यहाँ से सवाल कोई बना तो कैसे बनेगा, मैंने केवल 3 ही लाइन पढ़ाया है आपको, तो मैं आपको बता भी देता हूँ कि अगर इन केस सवाल बनेगा भी तो कैसे बनेगा। यहाँ नीचे देखिएगा, पहला एक तो सवाल यहाँ ध्यान दीजिएगा कि पूछेगा कर्मचारी प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य बताइए, या कार्मिक प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य बताइएगा। तो प्रबंधन का जो मुख्य उद्देश्य होगा वो होगा मानव संसाधन। क्या होगा, मानव संसाधन, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मानव संसाधनों का प्रभावी उपयोग, ठीक है भाई, पहली बात उसका प्रभावी उपयोग किया जाए, ठीक है। इस तरीके का सवाल बनेगा। और इनमें देखो पूछा जाता है कि प्रबंधन की प्रक्रिया में हम कौन कौन से कार्यों को बेसिकली शामिल करते हैं, टास्क को कौन कौन से शामिल करते हैं। तो एक तो भर्ती लिख देगा, आपको मैंने अभी पढ़ाया ऊपर ना, भर्ती, वेतन लिख देगा, प्रशिक्षण लिख देगा, ठीक है, इस तरीके के शब्द लिख देगा। लेकिन इसमें पूछेगा कौन सा नहीं है, क्या कार्य, तो वो कार्य जैसे उत्पादन हो गया है ना, इस प्रोडक्शन वगैरह शब्द आ जाते हैं, तो ये सब अलग शब्द बन जाते हैं, ये सब अलग शब्द बन जाते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसी में जैसे भर्ती की बात मैं कर रहा था, चयन की बात कर रहा था, तो इसे कार्मिक प्रबंधन में जो भर्ती शब्द है ना, इसमें एक लाइन में एक शब्द बोला गया है, थोड़ा सा यूनिक शब्द है, आप देखिएगा, राइट मैन फॉर, क्योंकि परीक्षा में बेसिकली बहुत कम देखो ये सब में एक आध सवाल बन जाता है डीप में, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, फॉर द राइट जॉब। तो इस तरीके का सवाल बनेगा, और मैं चाहूँगा कि आप लोग ऐसे शब्दों को आप थोड़ा सा लोकाकृतियाँ हैं, ऐसे शब्द हैं, आप इनको ध्यान रखिएगा। कार्मिक प्रबंधन की प्रक्रिया किस स्तर पर लागू होती है, तो सभी स्तर पर लागू होती है, जैसे चाहे वो उच्च स्तर हो, चाहे वो मध्यम स्तर हो, चाहे वो निम्न स्तर हो, सभी जगहों पर बेसिकली ये लागू होता है। एक विद्वान का नाम आता है इसमें, और मैं चाहूँगा कि इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, एडविन बी फिलिपो का नाम।
इन्होंने कहा कि कार्मिक प्रबंधन वह योजना, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण है जो कर्मचारियों की भर्ती, विकास, मुआवजा, एकीकरण और संरक्षण से संबंधित है। अब बात समझ पा रहे होंगे अच्छे से कि कार्मिक प्रबंधन में क्या बातें हो रही है। बात हो रही है उसकी चयन को लेकर, उसके डेवलपमेंट को लेकर, उसकी मुआवजा देने के संदर्भ में, क्षतिपूर्ति जो हुई है उसको मुआवजा देना, यानी उसको कुछ फाइनेंशियल या जो भी उसके परिप्रेक्ष्य में बन रहा है उसको प्रोवाइड कराना, लोगों को एकीकृत करना या उसका एकीकरण से जोड़ना, संरक्षण उसका करना। किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है कर्मचारियों की। और ये जब कर्मचारियों की बात अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं कहाँ कर रहा हूँ? मैं कार्मिक प्रबंधन में कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैं मैनेजमेंट कर रहा हूँ एक प्रकार से, ठीक है। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके कुछ एलिमेंट्स हैं। सर ये एम्प्लॉय मैनेजमेंट होता है क्या? कौन सा? एम्प्लॉय मैनेजमेंट। हाँ, वही तो मैं बताया तो आपको, कार्मिक प्रबंधन है ना। आपको मैंने अभी बताया तो एम्प्लॉय जैसे एक होता है, आप इसमें एक कई शब्द जोड़ सकते हैं, जैसे एक एम्प्लॉय जोड़ सकते हैं और एक आप इसमें पर्सनल भी जोड़ सकते हैं। क्या जोड़ सकते हैं? पर्सनल मैनेजमेंट, है ना, ये भी जोड़ सकते हैं मैनेजमेंट, ठीक है। पर्सनल मैनेजमेंट है ना, ये भी जोड़ सकते हैं। एम्प्लॉय मैनेजमेंट भी आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। ये शब्द जोड़ सकते हैं। इसके कुछ ठीक है सर। तत्व हैं, है ना, आप ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। किसके कुछ मुख्य तत्व हैं या कुछ एलिमेंट हैं कार्मिक प्रबंधन के? कार्मिक प्रबंधन के मुख्य तत्व हैं। अब ये कौन कौन से हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, मानव संसाधन की योजना, बहुत आसान है। मानव संसाधन की योजना का मतलब होता है कि कितने कर्मचारी चाहिए, कब चाहिए, किस योजना किस योग्यता के लिए चाहिए, यही होता है मानव संसाधन की योजना। कार्मिक प्रबंधन के मुख्य तत्व हैं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ आपसे मैं, वर्तमान दृष्टिकोण में। तो कितने कर्मचारी चाहिए, कब चाहिए, किस योग्यता के चाहिए, ये सारी चीज़ें होती है इसमें। भर्ती एंड चयन की बात करता हूँ। देखो, सभी व्यक्ति को आकर्षित करना या टेस्ट या साक्षात्कार से चुनना जरूरी है। ऐसे में तो रैंडम चुन लोगे तो जो पढ़े लिखे हैं, जो रोजगार व्यक्ति हैं, जो शिक्षित हैं, वो तो रह जाएंगे। तो इसलिए कार्मिक प्रबंधन ये कहता है कि भाई हमें सही व्यक्ति को आकर्षित करना है, हमें टेस्ट के माध्यम से या इंटरव्यू के माध्यम से चुनाव होना चाहिए कार्मिक प्रबंधन में। ये एलिमेंट है, ये तत्व हैं। प्रशिक्षण और विकास, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि कर्मचारियों को कार्य के लिए तैयार करना होता है, कौशल बढ़ाना भी होता है। आपने सुना भी होगा, कुछ कंपनियां ऐसी भी होती हैं जैसे कि उसमें 6 महीने के लिए, साल भर के लिए क्या करती हैं, ट्रेन करवाती हैं। खासकर मैं तो बेसिकली अब एग्जैक्ट मुझे, हाँ, एक फेना कंपनी है, फेना नाम सुना होगा, फेना डिटर्जेंट पाउडर वाला फेना की बात मैं कर रहा हूँ, बहुत है ना। हमारे एक जानकार के उसमें बेसिकली हैं, लेना ही लेना, लेना ही लेना, हाँ ठीक है। तो एक हमारे जानकार थे, हमने उनसे पूछा तो भाई कैसे आपका सिलेक्शन हुआ, तो उन्होंने हमें बताया कि भाई ये तो जो हमने पढ़ाई कर रखा ये, और फिर उसके बाद उनका जो है एक 6 महीने के लिए टेस्ट हुआ। अच्छा, ये फेना की कंपनी क्यों, आप सिविल लाइन में आ जाइए, ठीक है। अगर आपका कहीं सिलेक्शन होता है, जैसे मतलब मैं अगर इंस्पेक्टर हो गया, एसआई हो गया या एसएचओ हो गया, इस लाइन में भी, तो उसमें भी ट्रेनिंग दी जाती है। आर्मी वगैरह की, यस सर, जैसे वो होते हैं डीएसपी वगैरह बनते हैं तो उसमें हाँ, प्रोबेशन होता है, तो प्रोबेशन पीरियड होता है, तो उसमें जैसे 1 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, बस उसको बस क्लियर बस करना आप होता है, समझ गए उसमें ना, सारी बस चीजें बस होती उतना ही हैं। मुझे बताना हाँ है, जी। केवल आपको समझना चाहिए। तो ये है प्रशिक्षण और विकास। उसके बाद वेतन और मजदूरी प्रशासन की बात करता हूँ। तो वेतन और प्रशासन देखो, क्या वेजेस की बात करता है, सैलरी मैन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है, जैसे वेतन हो गया, बोनस हो गया, प्रोत्साहन हो गया, और जैसे आपने सुना होगा भत्ते वगैरह के बारे में, वो सारी चीज़ें भी जिक्र इसमें होता है। कार्य निष्पादन का मूल्यांकन भी इसमें दर्शाया गया है। कर्मचारियों के कार्यों का मूल्यांकन भी किया जाता है, कितना बेहतर आप कर रहे हो, है कि नहीं। करोगे तभी तो आपकी सैलरी बेसिकली इंक्रीजमेंट होगी, चाहे वो 10% हो, चाहे वो 5% हो, ईयरली या 6 मंथ, हाफ ईयरली, जो भी इस तरीके की चीज़ें दर्शाई जाती है। कर्मचारी कल्याण और सुरक्षा की बात करता हूँ। बेसिकली इसमें देखो, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा निर्णयों में कर्मचारियों की भागीदारी को भी जोड़ा गया है, उनकी सुरक्षा की बात भी कही गई है, ठीक है। ये सारे शब्द भी इसमें संदर्भ में आते हैं। कर्मचारियों का अगर हम कल्याण की बात जब करते हैं तो आप आपने नाम सुना होगा ईएसआई के बारे में, पीएफ फंड वगैरह के बारे में, वो भी सारी चीज़ें यहाँ पे बेसिकली कटती है, ठीक है, पैसे वगैरह। उद्देश्य की बात करते हैं तो कार्य क्षमता एवं उत्पादकता को बढ़ावा देना, कर्मचारियों को संतुष्ट एवं मनोबल को बनाए रखना, संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति, औद्योगिक शांति को बढ़ावा देना, इस तरीके की चीज़ें आ जाती है इसमें, ठीक है, उसके विशेषताओं में। अब बात करते हैं औद्योगिक संबंध पर।
ये था कार्मिक प्रबंधन। औद्योगिक संबंध वो व्यवस्था है जहां नियोक्ता, कर्मचारी, ट्रेड यूनियन और सरकार के बीच कार्यस्थल पर उत्पन्न होने वाले संबंधों को बेसिकली क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। मतलब औद्योगिक संबंध का मतलब मेरा ये है कि प्रबंधन और कर्मचारी, मतलब नियोक्ता और कर्मचारी, आप ऐसे समझिए। जैसे नियोक्ता का मतलब क्या होता है कि जो कंपनी का मालिक होगा, आप ऐसे समझ लीजिए। और कर्मचारी का मतलब वो होगा जो श्रमिक होगा, यानी जो लेबर होगा, वो समझ लीजिए। इन दोनों के बीच में सौहार्दपूर्ण अगर संबंध रहेंगे तभी तो वो औद्योगिक संबंध पॉजिटिव कहलाएंगे, है ना। जिससे क्या होगा, उद्योगों में शांति बनी रहेगी, है कि नहीं। अब आप सोचो कि हमें सैलरी कम मिल रही है, ठीक है, और मालिक सोच रहा है कि भाई सैलरी आपको ज़्यादा मिल रही, काम उतना हो नहीं पा रहा है, तो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी। तो इससे तनाव, अवसाद इत्यादि बहुत सारी चीज़ें बनेंगी, काम भी सही तरीके से हो नहीं पाएगा एक संगठन में। तो कहता है भाई कि संबंध बनाने के लिए ऐसे में कि कर्मचारी, ट्रेड यूनियन और सरकार के बीच, या प्राइवेट कंपनी या कोई निजी कंपनी है तो उन दोनों के बीच पर बेसिकली उन संबंधों को कंट्रोल में रखा जाना, वो औद्योगिक संबंध का पार्ट होगा। तो डनलप ने एक परिभाषा देते हुए कहा कि ये प्रणाली जिसमें श्रमिक, प्रबंधन और सरकार के बीच में नियम, मूल्य और संस्थाओं के माध्यम से संबंधों को स्थापित करती है, ठीक है, इसमें स्थापित करती है। तो इन्हीं औद्योगिक संबंध के कुछ प्रमुख पक्ष भी रहे। मैंने आपको बताया, एक नियोक्ता कह लीजिए या प्रबंधन कह लीजिए, बात दोनों एक ही है। कर्मचारी कह लीजिए या श्रमिक कह लीजिए, ऊपर मैंने आपको बता भी दिया था। ट्रेड यूनियन एक हो जाएगा, एक सरकार हो जाएगी, ठीक है। ये आपका मुख्य पक्षों के रूप में नाम आ जाता है। सरकार जिसे नियामक भूमिका में आती है ना, नियामक भूमिका में आ जाती है। और कुछ इसके प्रमुख घटक भी हो जाएंगे। सामूहिक सौदेबाजी हो गया, श्रम कानून हो गया, औद्योगिक विवाद हो गया, है ना, अनुशासन एवं शिकायत का निवारण हो गया, हड़ताल एवं तालाबंदी हो जाता है। तो ये पार्ट जो हमें देखने को मिल जाता है, तो ये मुख्य कंपोनेंट के रूप में आ जाते हैं। अब कंपोनेंट से परीक्षा में सवाल नहीं बनाएगा, ये आपका पक्षों के रूप में बना सकता है कि भाई नियोक्ता का पक्ष क्या है, कर्मचारी का पक्ष क्या है, ट्रेड यूनियन का क्या रोल है, सरकार का क्या रोल है, ये सवाल बना सकता है। कंपोनेंट से सवाल बेसिकली नहीं आने वाला है, ये आप ध्यान रखिएगा। कंपोनेंट में एक सामूहिक सौदेबाजी शब्द है, लेकिन ये औद्योगिक संबंध के मुख्य तथ्यों में देखने को शब्द मिलता है। खासकर उद्देश्यों की बात करता हूँ, औद्योगिक शांति बनाए रखना, सिंपल सी बात है। कर्मचारी, देखो संबंध कैसे पॉजिटिव बनेंगे, जब शांति बनी रहेगी। श्रमिक प्रबंधन सहयोग को बढ़ावा देना, विवादों की शांतिपूर्वक समाधान करना। अच्छा, एक बात मुझे ये बताइए, औद्योगिक विवाद अगर है तो उस विवाद को हमें सुलझाने के लिए किन स्टेप से गुजरना पड़ता है? क्या आपको किसी को मालूम है या पता है? अगर पता है तो बताएं, वरना मैं आपको बताऊंगा। बहुत अच्छा सवाल मैंने पूछ लिया कि औद्योगिक विवाद निवारण की प्रक्रिया क्या हो सकती है। होता है ना, आप मेडिटर हो, आप सोशल वर्कर हो, इन केस आपको भेज दिया गया तो विवाद को कैसे सुलझाओगे? क्या ये कहोगे अरे नहीं रहने दो, आपस में मिल मिला के रहो? सर उसमें एक सुनहकारी बोर्ड होता है, कंप्लायंस सुनहकारी बोर्ड होता है, एक समिति होती है, ऐसे करके कुछ होता है। मुझे ओके, देखो properly। नहीं, आपने सही ट्रैक तो सही पकड़ा, थोड़ा सा बीच में शायद आपको याद नहीं है, आई थिंक, मुझे जहाँ तक लग रहा है। बाकी आपका जो बोलने का तरीका सही था। जैसे मैंने अगर आपसे ये कहा कि औद्योगिक विवाद निवारण की प्रक्रिया में अगर हम लोग चर्चा जब कर रहे हैं तो प्रबंधन और श्रमिक यानी ट्रेड यूनियन के बीच में सीधे बातचीत होगी, सिंपल सी बात है। सबसे पहला तो इसलिए कहा गया कि भाई एक प्रकार से आपसी बातचीत या वार्तालाप पहला या सबसे पहला जो या सबसे सरल कदम होगा वो बातचीत का ही होगा, बिना बाहरी हस्तक्षेप विवाद को सुलझाना। मैं गया और सिंपल शब्दों में मैं यही कहना चाहूँगा उन लोगों से कि भाई इस तरीके के विवाद उचित नहीं है, और बेहतर यही है कि आपकी समस्या परिस्थिति के अनुसार सैलरी या जो भी जिसके आधार पर वो आंतरिक समस्या चाहे बाहरी समस्या हो, आंतरिक समस्या जैसे पैसे वाली हो सकती है, बाहरी समस्या हो सकती है भाई बार बार उनको सर्वे पर ही भेजा जा रहा है, बार बार कोई काम अगर जैसे होता है ना, एक मेडिकल सोशल वर्कर क्या करता है, ओपीडी में पर्ची काटता है ना, मेडिकल सोशल वर्कर, जो कि ये रोल नहीं है, ये बाहरी एक प्रकार की समस्या बन सकती है। तो कहने का भाव यहाँ पर है, तो मेरा कहने का आशय ये है कि सबसे पहला बाहरी कोई विवादी ना आए या बाहर कोई मदद की ज़रूरत ही नहीं पड़े और हम ही प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दें, ये हमारा पहला स्टेप होता है। फिर उसके बाद हम सेटलमेंट करेंगे, यदि ये नहीं हुआ तो अगले स्टेप पर बढ़ेंगे। सेटलमेंट का मतलब होता है समझौता, हम समझौता करेंगे। समझौता का मतलब यदि वार्तालाप सफल हो जाए तो लिखित समझौता वगैरह करवा देंगे भाई, कानूनी रूप से मान्यता अगर वहाँ पे मिल जाएगी और उद्योगों में शांति बनी रहेगी, फिर ये समझौता का पार्ट बन जाएगा। समझौता से आगे अगर हम बढ़ेंगे तो एक पार्ट आता है सुलह। आप भली बात तरीके से जानते हैं सुलह, आपसी बातचीत अगर मान लीजिए असफल हो जाए, नहीं हम तो तैयार नहीं हैं,
हम मानेंगे ही नहीं। कोई होता है ना, एक आध दो मिल जाएंगे ऐसे केसेस में, वो तैयार ही नहीं होगा। तो समूह जो अधिकारी होगा बेसिकली, जो आप ये कह लीजिए कि कोई एक ऑफिसर होता है, सुलह ऑफिसर, उसकी भूमिका यहाँ पर बन जाती है। तो सरकार के द्वारा वो बेसिकली नियुक्त होता है, वो सरकार के द्वारा नियुक्त होता है जो सुलह अधिकारी होता है। वो दोनों पक्षों की समझौतों को बेसिकली क्या करेगा, प्रेरित करेगा, उनको भड़काएगा थोड़ी ना, उनको मोटिवेट करके जोड़ने का प्रयास करेगा, वो सुलह अधिकारी का काम करेगा। आपने सुना होगा, अगर किसी का केस सुना होगा, अगर नहीं सुना तो पूछना जरूर, जिनका डाइवोर्स हुआ है, जिनका तलाक हुआ है। अगर मैं तलाक की बात करता हूँ तो तलाक होने से पहले वकील उनको समझाते हैं। आपने सुना है कभी किसी मुंह से? नहीं। जी यस सर मीडिएटर होता है हाँ, जो mediator मध्यस्थता होता है। कराने की कोशिश करता है, कोशिश करता है पहले मध्यस्थता करने की कोशिश करता हाँ, है। अगर उस दौरान नहीं हुआ, ठीक है, उनको मोटिवेट भी करेगा, ऐसी बात नहीं करेगा, मोटिवेट करके उनको सोचेगा कि परिवार अपना आगे चलाओ, लंबा चलाओ। लेकिन इन केस यदि ऐसा नहीं हुआ, परिस्थिति विपरीत पड़ी, तो केस फिर आगे बढ़ता है। तो ठीक यही काम मेडिकल सोशल वर्कर का भी होता है। अगर कोई औद्योगिक विवाद हो गया तो पहले यही काम करने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो उस परिस्थिति में जैसे यहाँ जो चीज़ें होती, दोनों पक्षों के समझौते के लिए बेसिकली उनको प्रेरित करने के संदर्भ में बातचीत होती है, या उससे बातचीत करता भी है, ठीक है, दोनों। फिर उसके बाद मध्यस्थता आती है। मध्यस्थता का जो अर्थ दर्शाता है कि दोनों पक्ष जो है आपसी सहमत से तटस्थ व्यक्ति को चुने, और मध्यस्थ का निर्णय सामान्यतः स्वीकार किया जाए, और स्वैच्छिक प्रक्रिया का बेसिकली रोल रखा जाए। तो जाहिर सी बात है, प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने का पूरा बेसिकली इसमें प्रयास भी किया जाता है, इस पार्ट में या इस दृष्टिकोण में जब हम लोग बातचीत करते हैं तो, ठीक है ना। आगे बात करते हैं अगले पार्ट में। देन अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, समझौता हो गया, सुलह हो गया, मध्यस्थता हो गया, एंड उसके बाद आता है न्यायिक निर्णय। क्या आता है? न्यायिक निर्णय। अभी आप समझ गए होंगे कि मैं अब थोड़ा सा हाई लेवल पे आ गया हूँ। अब देखो, यदि कोई ऊपर के सभी उपाय, अगर मान लीजिए जितना ऊपर मैंने बताया, वार्ता, समझौता, सुलह, मध्यस्थता, है ना, ये सब जो बताया अभी, ये यदि असफल हुआ तो सिंपल सी बात है, ऐसे विवाद हम न्यायालय को सौंप देंगे, है कि नहीं। आपको मालूम होगा एक लेबर कोर्ट, आपको पता होगा इंडस्ट्रियल बेसिकली ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल का मतलब होता है न्यायाधिकरण, बड़े और जटिल विवादों को समझाता है वो, औद्योगिक न्यायीकरण। नेशनल ट्रिब्यूनल राष्ट्रीय न्यायाधिकरण होता है, राष्ट्रीय महत्व के विवादों को समझाता है वो, ठीक है, उस क्रिया में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद निर्णय का जो क्रियान्वयन होगा, न्यायालय के निर्णय को लागू करना या सभी पक्षों पर ये बेसिकली बाध्यकारी हो जाता है। तो इस तरीके से इन विवादों को बेसिकली सुलझाने का प्रयास किया जाता है। उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना, ये भी एक प्रकार से बेसिकली उद्देश्य ही है, ठीक है। देखो, कार्मिक प्रबंधन और औद्योगिक संबंध दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, बात सही है। सुदृढ़ और कार्मिक प्रबंधन से अच्छे औद्योगिक संबंध बनते हैं। सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध संगठन की स्थिरता और उत्पादकता और विकास को सुनिश्चित करता है। सिंपल सी बात है भाई, अगर औद्योगिक संबंध बेहतर है, कार्मिक प्रबंधन बेहतर है, तो काम तो बहुत ही अच्छा होगा, है कि नहीं। बहुत ही सौहार्दपूर्ण, बहुत ही सुंदरता से, बहुत ही सफलतापूर्वक ऑर्गेनाइजेशन में काम होगा। और मैं यही चाहूँगा, अगर आप लोगों के पास NGO है या कोई संगठन है, जो भी है आपके पास, तो इस तरीके का संबंध बना के रखें श्रमिकों के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ही बेहतर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। डनलप के बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने पढ़ा था। इनके अकॉर्डिंग एक परिभाषा दी गई कि औद्योगिक संबंध वो प्रणाली है जिसमें नियोक्ता कर्मचारी और सरकार के बीच में नियम, संस्थान और मूल्यों के माध्यम से संबंध स्थापित होते हैं। वहीं ILO ने एक रोल अदा किया। ILO का रोल बेसिकली आपने पढ़ा होगा 1919 में, ठीक है। औद्योगिक संबंध को लेकर ये बात भी करता है कि नियोक्ता और श्रमिकों के बीच में और संगठनों के बीच कार्यस्थल पर उत्पन्न होने वाले सभी जो संबंध हैं उसको सम्मिलित किया जाए, ठीक है। HA क्लीन, देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ILO की डेफिनेशंस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, है ना। HA जो है, अगर हम बात करते हैं क्लीन के बारे में, क्लीन तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप थोड़ा सा देखना चाहते हो देख लो। उन नियमों और प्रक्रियाओं का अध्ययन होता है जिनके माध्यम से कार्यस्थल पर श्रम और प्रबंधन के बीच में संबंध बेसिकली कंट्रोल में होते हैं। BP अधिकारी के अकॉर्डिंग कहा गया कि भाई ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि औद्योगिक संबंध में श्रमिकों और प्रबंधन के बीच में सहयोग हो गया, संघर्ष हो गया, समायोजन की प्रक्रिया हो गई, ठीक है, इसको रखा जाता है। औद्योगिक संबंध के कुछ उद्देश्य हैं, जैसे औद्योगिक शांति बनाए रखना, हड़ताल, तालाबंदी। अच्छा, एक बार ना सवाल आया था, याद होगा आप लोगों को, कि कुछ यूनिक शब्द बताइए, है ना। आपने सुना था कि नहीं सुना था पेपर में? उस यस सर, आया था एक बार। तालाबंदी,
है ना। हाँ जी, घेराव, तालाबंदी हाँ और ये हड़ताल, इसमें से एक को एलिमिनेट करना था जो उसमें से अलग है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी आपको मालूम है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आप जरूर ऐसे शब्दों को ध्यान रखेंगे, है ना। खासकर ये शब्द जहाँ जानते हो कहाँ पर आते हैं, ये शब्द आते हैं औद्योगिक संबंधों में भी, कार्मिक प्रबंधन में भी, है ना। जैसे जब कोई सामूहिक रूप से काम बंद कर देता है तो उसे हम हड़ताल कहते हैं, ताकि उसकी मांगों को मनवाया जाए तो उसे हम हड़ताल का नाम देते हैं, है कि नहीं। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 वाले केस में मिलेगा। हड़ताल भी कई टाइप का होता है, टोकन हड़ताल, भूख हड़ताल, सामान्य हड़ताल। लॉकआउट मतलब तालाबंदी, जैसे क्या हुआ कि कर्मचारी को काम करने से रोक दिया जाए, कारखाने को बंद कर दिया जाए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तालाबंदी कर दिया। क्योंकि नियोक्ता द्वारा ही की जाती है, ये बात भी ध्यान रखना है, कौन सा कर्म श्रमिक द्वारा होता है, कौन सा नियोक्ता द्वारा होता है, यानी मालिक द्वारा होता है। तो ये मालिकों द्वारा होता है तालाबंदी। हड़ताल के विपरीत ये परिस्थिति बनती है, इसलिए आप चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तालाबंदी में तालाबंदी वो करेगा जो उसके पास कंपनी है, हम ही तालाबंद करेंगे ना। जब मेरे पास कंपनी है तो आप थोड़ी जाके मेरा तक कंपनी बंद कर दोगे। एक होता है घेराव। घेराव शब्द बेसिकली क्या है कि जब श्रमिक अधिकारी को चारों ओर से घेर कर दबाव बनाते हैं ताकि मांगे मानी जाए, इसे घेराव कहेंगे। मैं कहने का अर्थ ये है कि उसे मानसिक और शारीरिक दबाव मिलने लगता है, कभी कभी अवैधानिक भी माना जाता है। भारत में विशेष रूप से ये बहुत प्रचलित है, भाई बढ़ा दो सैलरी वरना तो फिर दिक्कतें होगी, मतलब आप उस पर दबाव बना रहे हो, इस तरीके का शब्द बोलकर। तो ये एक प्रकार से यदि घेराव को अगर देखा जाए तो हिंसा और अवैध को रिप्रेजेंट करता है, अवैध माना जाता है अपने भारत में इसको, तो है ना। तो ये चीज़ें दर्शाता है। और घेराव भी श्रमिक करता है, श्रमिक करता है, हड़ताल भी श्रमिक करता है और घेराव भी। लेकिन तालाबंदी नियोक्ता करता है, कार्यस्थल को बंद कर देगा, काम को बंद कर देगा, काम को बंद कर देगा हड़ताल में। लेकिन घेराव में अधिकारी को घेरेगा, घेराव करेगा, और ये अक्सर अवैध ही होता है। ठीक है, तो इस संघर्ष को रोककर सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने की बात कर। मैंने एक नया शब्द यहाँ पर बोला है आपको, क्योंकि वो मुझे पेपर में याद आ गया क्वेश्चन, तो मैंने यहाँ पर बताया, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। श्रमिक प्रबंधन सहयोग को बढ़ावा देना, यानी आपसी विश्वास हो गया, समझ हो गया, सहभागिता को विकसित करना हो गया। औद्योगिक विवादों को समाधान करना, वही तरीका है, समझौता वगैरह करना, मध्यस्थता, है ना, सुलह के माध्यम से उत्पादन में उत्पादकता में वृद्धि करना, बेहतर कार्य के लिए वातावरण, कार्य क्षमता को बढ़ावा देना, श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना। ठीक है, उचित मजदूरी, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, सम्मानजनक कार्य करना। ठीक है, प्रबंधन के हितों की सुरक्षा करना, संगठन में स्थिरता, अनुशासन, निरंतरता बनाए रखना, श्रमिक कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन, है ना। ये भी सारे शब्द हैं, आप ध्यान रखेंगे इसमें, है ना, कि श्रम अधिनियम और सरकारी नीतियों का पालन सुनिश्चित कराना, सकारात्मक औद्योगिक वातावरण का निर्माण करना, संवाद, सहभागिता, लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना, है ना। इस तरीके का शब्द जो है बेसिकली देखने को मिलेंगे। एंड सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान देना, उद्योग की प्रगति के माध्यम से राष्ट्रीय विकास में सहयोग देने की बात इसमें आ जाती है। ठीक है, औद्योगिक विवाद के कुछ प्रमुख या विषय क्षेत्र रहे हैं, जैसे श्रमिक और प्रबंधन संबंध रहा है, कार्यस्थल पर सहयोग, समन्वय, टकराव, है ना। ये चीज़ें एक क्षेत्र को दर्शा रहा है। ट्रेड यूनियन है ना, आपने नाम सुना भी होगा, है ना। औद्योगिक संबंध में जो भी क्षेत्र हैं उसमें से एक ट्रेड यूनियन आता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। गठन, उद्देश्य, कार्य, मान्यता और भूमिका, बेसिकली ये है क्या ट्रेड यूनियन, मैं आपको थोड़ा सा जिक्र करूँगा। ट्रेड यूनियन श्रमिक और कर्मचारियों का एक ऐसा संगठित समूह होता है जो आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक हितों पर रक्षा करती है उनके, है ना। तो जैसे अगर मैं आपसे कहूँ ट्रेड यूनियन के बारे में, तो औद्योगिक शांति बनाए रखना, वेतन और कार्य की परिस्थिति में सुधार करना, ठीक है, और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना, वेतन, कार्य समूह, अवकाश, सेवा शर्त तय वगैरह की जाती, सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, और जो सामूहिक सौदेबाजी होता है वो भी आप कह सकते हो कि मजदूरी, कार्य घंटे, सेवा शर्त, लाभ, वार्ता इत्यादि चीज़ें इसमें आ जाएगी, है ना, कलेक्टिव बार्गेनिंग में। औद्योगिक विवाद में देख लीजिए यहाँ पर आ भी गया ये शब्द, हड़ताल, तालाबंदी, घेराव, विवादों के कारण का प्रभाव है, अभी भी मैंने ऊपर थोड़ा सा समझाया भी था आपको। सुलह निवारण तंत्र हो गया, सुलह हो गया, मध्यस्थता हो गया, जो है पंचाट और श्रम न्यायालय। पंचाट का नाम सुना है? पंचाट और श्रम न्यायालय, सुलह, मध्यस्थता क्या होता है पता है किसी, आप पता है? पंचायत नाम सुने? पंचायत? जी सर। बस अगर पंचायत आपने नाम सुना है तो यही पंचायत शब्द को बेसिकली पंचाट कहा गया है।
ठीक है, पंचाट बोला गया है। तो ये शब्द आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, है ना। सुलह हो गया, सलाह हो गया, मध्यस्थता हो गया, और जिसे दोनों पक्षों के किसी तटस्थ व्यक्ति के पंच को एक अधिकार देता है, वो निर्णय देता है, तो उसी क्रिया को बेसिकली पंचाट कहता है। और ये भी औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के ही अंतर्गत आता है। श्रम न्यायालय आ जाता है फिर उसके बाद, ठीक है। तो ये चीज़ें जरूर ध्यान रखेंगे इसके संदर्भ में। श्रम न्यायालय में सरकार का रोल रहेगा। पंचाट में दोनों पक्ष की बात यहाँ पर बेसिकली क्या हो जाएगी, नियुक्त किया जाता है, दोनों पक्षों की तरफ से एक एक व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा। मध्यस्थता के लिए भी दोनों पक्षों की तरफ से एक एक व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा। सुलह वाले में पार्ट में भी सुलहाधिकारी होता है, इसका मतलब वो सरकार की तरफ से आएगा, ठीक है, सुलहाधिकारी। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसमें भी। विषय क्षेत्र है ये भी। श्रम कानून और श्रम नीति का बात करते हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम, कारखाना अधिनियम, श्रम संहिता, ठीक है। औद्योगिक विवाद अधिनियम कब आया था? औद्योगिक विवाद अधिनियम, कारखाना अधिनियम 1947। आया था? 1947 कारखाना अधिनियम, अभी का 1948। हाँ, श्रम संहिता, कारखाना अधिनियम 1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 सॉरी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि ये कब कब आए हैं। बेसिकली एक श्रम कानून और श्रम नीति के रूप में बेसिकली रिप्रेजेंट होता है, और 1948 है ये, ठीक है। एक शब्द यहाँ पर आप देख रहे हैं, श्रम संहिता शब्द, बेसिकली लेबर कोड इसको कहा गया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये थोड़ा सा सरकार ने 29 श्रम यानी 29 श्रम कानूनों को 4 संहिता में बेसिकली समाहित किया। 29 श्रम था जो कि 2020 में संहिताबद्ध किया गया था, 2020 में। तो औद्योगिक संबंध की जो संहिता थी वो ट्रेड यूनियन था, हड़ताल था, तालाबंदी था, औद्योगिक विवाद था। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 का स्थान ले लिया था। तो इस पार्ट का एक रोल रहा है, तो ये 2020 का पैटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है। पीएफ, ईएसआई, पेंशन, ग्रेचुटी एक एक्ट है, इन सभी का रोल बेसिकली इस श्रम संहिता में देखने को मिलता है। अनुशासन और शिकायत निवारण हो गया, है ना। अनुशासनात्मक क्रिया हो गई, शिकायत निपटान प्रणाली हो गई, कार्य स्थिति, श्रम कल्याण, सुरक्षा, स्वास्थ्य, है ना, कर्मचारी सहभागिता, संयुक्त प्रबंधन परिषद, कार्य समिति, सरकार की भूमिका इत्यादि, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। हालांकि इजी है थोड़ा सा, ये आप ध्यान रखेंगे। कार्यों की बात करते हैं, इसके कार्य क्या हैं औद्योगिक संबंध के। औद्योगिक शांति स्थापित करना, ये काम है उसका। विवाद को रोकना काम है उसका। सामूहिक सौदेबाजी को प्रोत्साहन देना, मोटिवेट करना, उनको प्रेरित करना, ये कार्य हो जाएगा। श्रम कानूनों का अनुपालन करना, ठीक है, नियम वगैरह का, नीति वगैरह को। श्रम सहभागिता को बढ़ावा देना, ज़्यादा ज़्यादा कमेटी या परिषद को जोड़कर उनके माध्यम से लोगों को जोड़ना। अनुशासन और शिकायत निवारण यानी विवाद को ख़त्म करना। कार्य वातावरण में सुधार करना, उत्पादकता में वृद्धि करना, ठीक है, ये शब्द इसके अंतर्गत देखने को मिलेंगे। और भी इसमें देखो, यहाँ पे निर्धारक कुछ तत्व भी हैं। प्रबंधन की नीति का दृष्टिकोण मतलब सहयोगात्मक और कठोर रवैयों को अपनाया जाता है। श्रमिक चेतनाओं और शिक्षा का स्तर में अधिकारों के कर्तव्यों को समझ होनी चाहिए। ट्रेड यूनियन शक्ति का नेतृत्व में संगठनात्मक क्षमता और जिम्मेदार नेतृत्व दर्शाता है। मजदूरी हो गया, सेवा शर्त हो गया, कार्य समिति, विवादों की प्रकृति, है ना, सरकारी नीति कानून इत्यादि, इस तरह की चीज़ें देखने को मिल जाती है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक संबंध में प्रावर्तक शब्द है ये, ठीक है, याद रखेंगे थोड़ा सा। औद्योगिक संबंध के प्रावर्तक शब्द, ध्यान देने वाली बात यह है कि औद्योगिक संबंध में प्रावर्तक के संकेत होते हैं। इससे ये पता चलता है कि किसी उद्योग या संगठन में औद्योगिक संबंधों की स्थिति कैसी है, नकारात्मक है या सकारात्मक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, औद्योगिक संबंध के जनक के रूप में अगर प्रश्न बनता है तो आप नाम किसका लगाएंगे, पता है किसी को? जनक के रूप में इनका नाम जॉन अगस्टस, नो, जॉन डॉल्स, अरे मैंने लिखा तो है, डनलप। हाँ, डनलप, जॉन टी डनलप का नाम आप लगाइएगा। इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम में इनका बहुत अहम रोल देखने को मिला था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, और हम चाहेंगे भी कि ऐसे शब्दों पर आप विशेष रूप से फोकस करें, है ना। अब देखो, यहाँ पर मैंने एक शब्द के बारे में आपसे चर्चा किया कि प्रवर्तक शब्द क्या है। देखो, प्रवर्तक शब्द का मतलब होता है बदलने वाला, घुमाने वाला, है ना, विनियमित करने वाला। कोई एक ऐसा टूल्स या चीज़ या उपकरण जो एक रूप को दूसरे में बदल देता हो,
ठीक है, ट्रांसफर्स कर देता हो, तो उस परिस्थिति में हम लोग ऐसे शब्दों का नाम से संबोधित करते हैं प्रावर्तक शब्द से। तो वो है क्या, मान लीजिए इनकेस नकारात्मक है तो चीज़ों को बदलने का प्रयास कर रहा है, और सकारात्मक है तो सिंपल सी बात है, चीज़ें चलेंगी बेहतर तरीके से। तो जो किसी प्रभाव या विचार या प्रकाश या भावना या स्थिति को लौटा कर दिखाए या खुद को नया से आरंभ करने की परिस्थिति को दर्शाए, है ना, उस कंडीशंस में नाम आता है। जैसे हड़ताल और तालाबंदी की स्थिति में, कम हड़ताल, अच्छे औद्योगिक संबंध। सिंपल सी बात है, बार बार हड़ताल होगा तो खराब संबंध बनेंगे। औद्योगिक विवादों की संख्या की और उसकी प्रकृति, विवादों की प्रकृति हो गया, अवधि, तीव्रता हो गई। श्रमिक अनुपस्थिति की बात करते हैं तो अधिक अनुपस्थिति असंतोष को दर्शाएगी। श्रमिक पलायन दर, अधिक पलायन होगा तो असंतोष का संबंध बनेगा, भाई क्यों भाग रहे हैं लोग। उत्पादकता का स्तर, उच्च उत्पादकता अच्छे औद्योगिक संबंध का संकेत देगी। शिकायत की संख्या और समाधान, कम शिकायत होंगे तो त्वरित समाधान, सकारात्मक संकेत दे रहा है ये। तो पॉजिटिविटी नेगेटिविटी दोनों चीज़ों को दर्शाया गया है इसमें। आगे भी है, औद्योगिक संबंध में प्रभावशीलता, सफल समझौते अगर होंगे तो आपसी सहमति अधिक होगी। अनुशासन की स्थिति, अनुशासनात्मक मामलों की संख्या अधिक भी बनेगी। ठीक है, श्रमिक संतुष्टि का मनोबल, जैसे रुचि रख रहा है, निष्ठा रख रहा है, सहभागिता बन रहा है या लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहा है तो चीज़ें भी अच्छी होंगी। प्रबंधन, सहभागी, श्रमिक सहयोग, संवाद, सहभागिता या आपसी विश्वास, ये चीज़ें भी इसके संदर्भ में आ जाएंगी, है कि नहीं। प्रारूप यहाँ पर देखिए, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट। अब यहाँ से आपका थोड़ा सा, अभी हम लोगों ने जो थोड़ा सा चीज़ें पढ़ा है, मे बी अगर मान लीजिए अप्लाइड या कॉन्सेप्ट बनाता है उस तरीके की चीज़ें आएंगी। ऐसी चीज़ों में फैक्ट से सवाल बनाएंगे अप्लाइड में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। औद्योगिक संबंध के प्रारूप में एकात्मक प्रारूप है और एल्टन मेयो के द्वारा दिया गया है, 1933 में दिया गया था। ये देखो, ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच के आधार पे जाना जाता है। मुख्य विचार जो था, इसे संगठन एक परिवार है, संघर्ष असामान्य है, प्रबंधन श्रमिक हित समान पर बात होती है इसमें एकात्मक प्रारूप में। हाँ, हम जा रहे हैं, कहाँ? हम जा रहे हैं उसके, वो जो आती है मनु जो। एक मिनट होल्ड रखना। हाँ, तो देखो आगे बात करते हैं एकात्मक प्रारूप को लेकर, है ना। तो एल्टन मेयो का नाम आ जाता है, ये याद रखेंगे। 1933 में संगठन एक परिवार है, संघर्ष असामान्य है, प्रबंधन और श्रमिकों का हित समान होता है, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अच्छा, उसके बाद एक आता है बहुलवादी प्रारूप। बहुलवादी प्रारूप भी इम्पोर्टेंट है, एलन फ्लैंडर्स ने दिया है और ये 1965 में दिया था। मुख्य विचार क्या है कि संगठन में विभिन्न हित समूह होता है, ट्रेड यूनियन वैध और संघर्ष स्वाभाविक और समूह सौदेबाजी से समाधान बेसिकली देखने को मिलता है। तो ये मुख्य विचार इसमें मिलता है, ठीक है, बहुल वाले में। तीसरे में अगर हम बात करते हैं, डनलप का औद्योगिक संबंध प्रणाली मॉडल है ये, जेटी जॉन टी डनलप 1958 में। मुख्य विचार इन्होंने जो इस अपने सिद्धांत में बोला है, श्रमिक, प्रबंधन, सरकार और पर्यावरण, मतलब तकनीकी, बाजार और शक्ति का इन्होंने बेसिकली नियमों की प्रणाली को यूज में लाया है अपने औद्योगिक संबंध प्रणाली के मॉडल में। मार्क्सवादी एक प्रारूप है, आपको तो ये तो बहुत आसान है, याद भी होगा। इसे भी संघर्ष प्रारूप भी कहा गया है। कार्ल मार्क्स ने इसे दिया था 1848 में। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो करके एक किताब भी लिखा था 1848 में। वर्ग संघर्ष और पूंजीपति वर्सेस श्रमिक, जैसे कि एक मालिक हो गया और एक श्रम हो गया, इन दोनों के बीच में विवाद होता है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसको बेसिकली सर्वहारा शब्द से रिप्रेजेंट किया गया है, इसको श्रमिक शब्द से बताया गया है। शोषण मूल कारण बताया गया है अपने इस सिद्धांत में। फ्रेंस ऑफ रेफरेंस प्रारूप है, एलन फॉक्स के द्वारा दिया गया 1966 में। इस प्रारूप में एकात्मक और बहुलवादी और उग्र यानी रेडिकल, ठीक है, इसको बेसिकली इन्वॉल्व किया गया है इस फ्रेंस ऑफ रेफरेंस प्रारूप में एलन फॉक्स ने। तो इन्होंने कहा कि जो औद्योगिक संबंध है उनके देखने के जो वैचारिक ढांचे हैं इसी के अंतर्गत मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद गांधीवादी प्रारूप की बात करता हूँ तो महात्मा गांधी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट शब्द है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। गांधीवादी प्रारूप में 1920 के दशक में ये ट्रस्टीशिप एक शब्द है, न्यासिता शब्द है, ये परीक्षा में बनता है, ये याद रखिएगा। अहिंसा, सहयोग और नैतिक आधारित संबंध, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है, तो गांधीवादी प्रारूप के अंतर्गत ये चीज़ें आती है। मानव संबंध का प्रारूप अभी ऊपर हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था, एल्टन के मेयो के बारे में भी, एकात्मकता वाला भी, और यहाँ पर भी आते हैं ये एल्टन मेयो 1930-33 में। हॉर्थोन अध्ययन, मैंने अभी आप में से कोई बच्चा
लास्ट टाइम मैं पूछा भी था हार्थोन अध्ययन के बारे में, याद है किसी को? जी सर। हाँ, बताना चाहोगी हार्थोन अध्ययन क्या है? प्लीज़ बताओ अगर मालूम है, वरना मैं आपको बताऊंगा, फिर एक बार दोबारा बता दूंगा। मैं बताऊं फिर। आर्थोन अध्ययन औद्योगिक मनोविज्ञान और औद्योगिक संबंध के क्षेत्र में न, यहाँ पर जैसे किसी कंपनी के बारे में, याद होगा तो ठीक है, नहीं याद हो तो फिर से सुन लो। किसी कंपनी के बारे में या किसी भौतिक परिस्थिति के बारे में हम उसके कारण को जानने का प्रयास करते हैं, है ना? जी सर, मानवीय और सामाजिक अध्ययन करते हैं हाँ, उसका। मानवीय और सामाजिक अध्ययन करते हैं। हार्थोन अध्ययन में। हाँ, कर्मचारियों की भावनाओं का अध्ययन करते हैं, शिकायतों वगैरह देखते हैं, कितनी शिकायतें आई, कितनी नहीं आई है, दृष्टिकोण वगैरह कितने सामने आए, कितने नहीं आए, ठीक है। उस क्रिया को हार्थोन अध्ययन का पार्ट माना गया। और कर्मचारी एक सामाजिक प्राणी है ना। हार्थोन अध्ययन में यही चीज़ें बताने का प्रयास किया गया, ठीक है। ये चीज़ हार्थोन इफेक्ट डालता है, एक प्रकार से पर्यवेक्षक का व्यवहार उत्पादन पर असर डालता है या नहीं डालता, कितनी रुचि से वो मनोबल से या व्यवहार से काम कर रहा, वही हार्थोन अध्ययन है। तो मनोबल हो गया, सामूहिक व्यवहार हो गया, मानवीय ज़रूरतें हो गया, इन सब का स्टडी और इन सब का विचार इसमें बेसिकली शामिल किया गया, ठीक है। उसके बाद वैश्वीकरण और उद्योग पर बात करते हैं। वैश्वीकरण की संकल्पना पर बात करते हैं। तो वैश्वीकरण वो प्रक्रिया है जिनके अंतर्गत देशों की अर्थव्यवस्थाएं, उद्योग, बाजार, पूंजी, तकनीक, श्रम आपस में अधिक गहराई से जुड़े हुए हैं। वस्तुएं और सेवाओं और पूंजी और सूचना को सीमा पार प्रवाह बढ़ाता है ठीक है। ध्यान दीजिएगा, वैश्वीकरण का अर्थ जो यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है वो जोड़ा गया है अर्थव्यवस्थाओं से, उद्योग से, पूंजी से, तकनीक से, श्रम से, है ना। उन पे बेसिकली गहरी एक प्रकार से अध्ययन का या एक प्रकार से प्रभाव के बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है। समाज, संस्कृति और बाजार आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर बेसिकली अगर हम बात करें तो वो निर्भर भी है ना, उनसे निर्भर भी है। तो कहने का जो आशय है, दुनिया का एक ही बाजार बन गया, दुनिया का एक ही बाजार बन गया, वो होगा वैश्वीकरण का पार्ट, ठीक है। तो वैश्वीकरण और उद्योग का संबंध हम यहाँ अगर बात करते हैं तो वैश्वीकरण और उद्योग की संबंध में तो आप देखेंगे उद्योगों की संरचना, कार्यप्रणाली, प्रतिस्पर्धा का व्यापक रूप से प्रभावित किया है। उद्योग अब केवल राष्ट्रीय नहीं बल्कि वैश्विक बाजार के रूप में उत्पादन भी हो रहा है, ये पार्ट। और उद्योग पर वैश्वीकरण का प्रमुख प्रभाव क्या है? सकारात्मक प्रभाव है, ठीक है, सकारात्मक प्रभाव। जैसे अगर मैं आपसे करता हूँ विदेशी निवेश, है ना, यहाँ पर आप देख रहे हैं विदेशी निवेश में वृद्धि, है ना, में वृद्धि। तो क्या हो सकता है इसमें? तो आप देख सकते हैं पूंजी, तकनीक, प्रबंधन, कौशल का आगमन, ठीक है। यहाँ निवेश जो विदेशी निवेश हो रहा है ना। FDI का मतलब ये होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश। तो पूंजी जैसे मैं कहूँ कि किसी कोई विदेशी व्यक्ति, कंपनी या संस्था दूसरे देश में सीधे उत्पादन, उद्योग या सेवा क्षेत्र में पूंजी लगाता है और उसका मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है। तो विदेशी कंपनी का किसी देश में सीधे कारोबार करना FDI का पैटर्न माना जाता है। तकनीकी उन्नति की बात करते हैं, आधुनिक मशीनरी हो गया, ऑटोमेशंस हो गया, डिजिटलीकरण हो गया, ये पार्ट इसमें आ जाता है इसमें। और भारत में आपको बताऊं जब नई आर्थिक नीति आई थी, ठीक है, बाद में, ये 1991 वाली बात बता रहा हूँ मैं आपको, 1991 वाली, ठीक है। तो भारत में FDI का जो पैटर्न ज़्यादातर आर्थिक विकास और रोजगार, तकनीकी वगैरह में बात हुआ है, तो वो 1991 के बाद ज़्यादा चीज़ें बनी हैं, ज़्यादा बेसिकली नवाचार आया है। प्रतिस्पर्धा में वृद्धि की बात करते हैं तो गुणवत्ता सुधार हो गया, लागत में कमी हो गया, निर्यात में अवसर हो गया, वैश्विक बाजारों तक पहुंच हो गया, ठीक है, उत्पादकता में, दक्षता में वृद्धि हो गई। तो ये पॉजिटिव पार्ट था, परंतु इसका कुछ नेगेटिव प्रभाव भी रहा उद्योग पर वैश्वीकरण का। नेगेटिव प्रभाव क्या बन सकता है? जैसे घरेलू उद्योगों पर दबाव, छोटे या कुटीर उद्योग प्रभावित हो जाते हैं इससे, ये नकारात्मक पैटर्न हो गया। रोजगार की असुरक्षा, मतलब अनुबंधन का मतलब एक प्रकार से सीख है, लर्निंग है, कंडीशंस है ना, ऐसा बोल सकते हो। और आउटसोर्सिंग, ठीक है, और अस्थायी रोजगार, तो ये भी क्या है, नेगेटिविटी हो जाएगा। जाहिर सी बात है जब वैश्वीकरण का प्रभाव, जैसे मैं कोविड वगैरह में आप सोचिए एक बार, तो बहुत सारी चीज़ें बेसिकली क्या हो जाती है, वो अस्थायी हो जाती है, ठीक है। हाँ ठीक है, जाओ। श्रम शोषण का आशंका की बात करते हैं तो मजदूरी दबाव हो गया, श्रम मानकों में ढील हो गई, है ना, ये तो पार्ट हो जाएगा। औद्योगिक विवाद में परिवर्तन, यूनियन शक्ति में कमी हो गया, नए विवाद हो गए। क्षेत्रीय असमानताएं, कुछ क्षेत्रों में तीव्र विकास और कुछ पिछड़ते रह गए,
ठीक है, ये असमानता का पैटर्न रहा। औद्योगिक संबंधों पर प्रभाव, ठीक है, अभी इन सारी चीज़ों पर क्या रीजंस पड़ेगा या क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या घटना घटित होगी। तो सामूहिक सौदेबाजी कमज़ोर हो जाएगा, ट्रेड यूनियन की भूमिका बेसिकली बदलाव की स्थिति में आ जाएगी, लचीले और श्रम नीतियाँ बेसिकली फ्लेक्सिबल का पैटर्न बन जाएगी, मतलब निगेटिविटी के दृष्टिकोण में आप ऐसा कह सकते हैं। कौशल आधारित रोजगार पर बेसिकली विशेष बल देने का प्रयास किया जाएगा, है ना। तो बल देने का मतलब यहाँ पर ये चीज़ें बनेंगी कि क्रियाएं बेहतर से बेहतर हो सके, है ना, क्रियाएं बेहतर से बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ज़रूर ध्यान में रखेंगे इसके दृष्टिकोण से। एंड आगे बात करते हैं भारत में वैश्वीकरण और उद्योग। तो देखो ये आगे वही पार्ट आ जाता है सन 1991 में। ये LPG का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, है कि नहीं? हाँ, बता LPG क्या होता है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। बिल्कुल सही जवाब। आपने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पर आपने बात किया, तो ये भारत में आर्थिक सुधार को लेकर आई थी, नई आर्थिक नीति आप ऐसा कह सकते हो। तो लिबरलाइजेशंस का मतलब था कि सरकारी नियंत्रण, लाइसेंस, कोटा, है कि नहीं, एंड प्रतिबंधों को बेसिकली कम किया जाए, है कि नहीं। विदेशी व्यापार में बेसिकली आसानी हो किसी चीज़ को लेकर, विदेश में व्यापार वगैरह को लेकर, निजी क्षेत्रों को स्वतंत्रता मिल जाए, इस तरीके की बात इसमें देखने को मिला था। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये था कि सरकारी जो भी उपक्रम थे उसमें निजी क्षेत्रों में ज़्यादा पार्टिसिपेट हो, ठीक है, निजी क्षेत्रों में सरकारी बोझ कम हो, इसलिए। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये था कि भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व बाजार से जोड़ दिया जाए, ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश कर दो, आर्थिक विकास, रोजगार सृजन करना, ये सारी चीज़ों पर बात उसने चर्चा कर दिया था, ठीक है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों में प्रवेश, सेवा विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार, स्टार्टअप और MSME पर मिश्रित प्रभाव, ये चीज़ें बेसिकली देखने को मिल गई थी इस दौरान में। अंतर्राष्ट्रीय अगर हम बात करते हैं अब यहाँ पे ILO की भूमिका के बारे में। ILO का क्या रोल रहा है? ILO की स्थापना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट नंबर 10 का लास्ट पार्ट में, दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है लास्ट पॉइंट के, ठीक है। तो 1919 में ILO की स्थापना हुई। ILO का पूरा नाम याद रखिएगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है इसका, और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये स्वरूप इसका त्रिपक्षीय संगठन है, सरकार नियोक्ता और श्रमिकों का रोल देखने को मिलता है इस ILO में। और इसकी जो प्रमुख भूमिका रही वो अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों का निर्माण करने में रहा है, श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा हेतु कन्वेंशन और सिफारिशें, है ना, बेसिकली बनाना। जैसे अगर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों के निर्माण में, तो बाल श्रम उन्मूलन पर बात होती है, मतलब श्रम को कम किया जाए, बच्चों वाला, समान वेतन प्रोवाइड कराया जाए, काम के सुरक्षित हालत को बेसिकली परिस्थिति सकारात्मक बनाया जाए, संगठन बनाने की स्वतंत्रता भी बेसिकली बनाया जाए, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की कुछ प्रमुख भूमिकाएं भी रहीं, जैसे इसकी सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिले, ठीक है, श्रमिकों के सम्मानजनक कार्य के लिए बेसिकली डिसेंट वर्क के लिए उसे उपलब्ध कराया जाए, गरीबी, असमानता, शोषण को कम किया जाए, ठीक है। तीसरा कहता है कि रोजगार सृजन को बेसिकली मोटिवेट किया जाए, प्रोत्साहन दिया जाए, ठीक है, और उसमें जैसे कि पूर्ण और उत्पादक रोजगार नीतियाँ बनाई जाए, कौशल विकास और जो है आजीविका का अवसर प्रोवाइड कराए जाएँ, इस तरीके की चीज़ मिला। श्रमिक अधिकारों की रक्षा की बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो, संघ बनाने की स्वतंत्रता इसमें मिल जाए, सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार भी शामिल हो जाएं, जबरन श्रम और बाल श्रम को बेसिकली ख़त्म किया जाए, ये ILO का रोल था एक प्रकार से, है ना। उसके बाद तकनीकी सहयोग और परामर्श की बात करते हैं तो सदस्य देशों में श्रम कानून, नीति निर्माण, प्रशासन में सहायता की जाए, ठीक है, विकासशील देशों में विशेष तकनीकी का सहयोग किया जाए, ये पार्ट हमें देखने को मिलता है इसमें। औद्योगिक संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए श्रम और प्रबंधन, सरकार के बीच में संवाद को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है, और औद्योगिक विवाद के शांतिपूर्वक समाधान में सहयोग पर बल दिया जाए, कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य पर बात हो, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य की बात हुई है, ठीक है, ऑक्यूपेशनल बेसिकली सेफ्टी और हेल्थ के मानकों का विकास होना, फिर दुर्घटनाओं और व्यावसायिक रोगों की रोकथाम करना, ठीक है, अनुसंधान कह लीजिए या शोध कह लीजिए, उसके प्रकाशन पर भी ILO का एक अहम रोल था, श्रम, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा का अध्ययन करना, वैश्विक श्रम रिपोर्ट का प्रकाशित करना, लैंगिक समानता, सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना, ठीक है, महिला एवं दिव्यांग असंगठित श्रमिकों के अधिकारों की बढ़ावा देना, सामाजिक सुरक्षा योजना का समर्थन करना, है ना, ये पार्ट हमें देखने को मिलता है इसमें। ILO बेसिकली की भूमिका का केंद्र क्या रहा है? सामाजिक न्याय रहा है इसका भूमिका का केंद्र, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। श्रमिक अधिकारों की रक्षा करना रहा है, सम्मानजनक कार्य का संवर्धन करना है, औद्योगिक शांति और सहयोग बढ़ावा देने की बात किया है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे।
इसका काम क्या है आईएलओ का? आईएलओ का काम है अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों का निर्माण करना, मतलब कन्वेंशन और सिफारिश को तैयार करना। अच्छा, ऊपर था अभी ये श्रमिक अधिकारों की रक्षा करना, वही स्वतंत्रता, सौदेबाजी, समान वेतन, जबरन श्रम, बाल श्रम को खत्म करना, सम्मानजनक कार्य को बढ़ावा देना, गरिमापूर्ण रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षित कार्य स्थितियाँ, है ना, रोजगार सृजन में कौशल का विकास, ठीक है, औद्योगिक संबंधों को सुदृढ़ करना, कार्य स्थल की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर बात करना, तकनीकी सहयोग और परामर्श, ठीक है, अनुसंधान प्रकाशन, ये रिपीट हो गया एक प्रकार से, ठीक है। यह है सामूहिक सौदेबाजी, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक देते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद यहीं से आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, ठीक है। ये हमारा टॉपिक है सामूहिक सौदेबाजी के से भी प्रश्न परीक्षा में बनाए जाते हैं, और आपने देखा भी है, मैंने भी एक थोड़ा सा नोट के रूप में आप लोगों को प्रोवाइड भी करा है ना। तो सामूहिक सौदेबाजी बेसिकली ये वो प्रक्रिया होती है जिसमें कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली ट्रेड यूनियन और नियोक्ता का मतलब प्रबंधन होता है, आपसी बातचीत के द्वारा वेतन, कार्य, शर्त और सेवा नियम तय वगैरह किया जाता है। इसमें मतलब ये है कि श्रमिक अपने प्रतिनिधि मतलब ट्रेड यूनियन, श्रमिक जो है अपने प्रतिनिधि ट्रेड यूनियन के माध्यम से नियोक्ता मतलब मालिक यानी प्रबंधन से मजदूरी, सेवा शर्त, कार्य घंटे, पदोन्नति, सुरक्षा आदि के विषयों पर बातचीत करता है या समझौता करता है। उसी को हम लोग कलेक्टिव बार्गेनिंग कहते हैं, है ना। मतलब आप सरल शब्दों में कह लो, श्रमिक प्लस प्रबंधन इज इक्वल बातचीत से समझौता, दैट मीन कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो कहने का भाव यहाँ पे केवल 2 ही पक्ष मिले। एक पक्ष तो आपको एम्प्लॉयर मिला, एम्प्लॉयर का मतलब क्या होता है? प्रबंधन, है ना, नियोक्ता, एम्प्लॉयर का मतलब। और दूसरा पक्ष कौन सा मिला? श्रमिक। हाँ, या तो ट्रेड यूनियन, या तो आप ट्रेड यूनियन भी कह सकते हो, दूसरा पक्ष मिला। अच्छा, ये काम क्या कर रहा है? इस लाइन में बोला क्या गया है? इस लाइन में ये बोलने का प्रयास हो रहा है कि भाई वेतन हो या भत्ता हो उसका निर्धारण हो, कार्य समय हो या अवकाश हो, ईएल सीएल जानते हो ना, जो छुट्टियां मिलती हैं सीएल वगैरह को, जो जॉब पे होंगे उनको पता होगा। तो ये कार्य समय, अवकाश, सुरक्षा, विवादों का रोकथाम, औद्योगिक शांति बनाए रखने का ये भूमिका सामूहिक सौदेबाजी का होता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग का होता है। तो इसमें आईएलओ ने एक परिभाषा देते हुए एक बात लिखा है इसने कि सामूहिक सौदेबाजी वो प्रक्रिया है जिसमें नियोक्ता और नियोक्ताओं का संगठन और श्रमिकों का संगठन कार्य स्थितियों और रोजगार की शर्तें निर्धारित करने हेतु आपसी वार्ता करते हैं, और उसी को बेसिकली हम लोग बोलते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है, समझे कि नहीं? बताओ। हेलो जी सर। ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है ना। आगे बात करता हूँ उद्देश्य को लेकर। उद्देश्यों में अगर चर्चा करता हूँ तो मजदूरी एवं भत्तों का निर्धारण होता है, सेवा शर्तों में सुधार होता है, श्रमिकों के हितों की रक्षा होती है, और औद्योगिक विवाद का रोकथाम, श्रमिक प्रबंधन सहयोग को बढ़ावा देना, ठीक है, और औद्योगिक शांति स्थापित करना होता है। ये चीज़ें बेसिकली चलाई जाती हैं। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग के अंतर्गत जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो मैंने कहा ना आपको कि वेतन और भत्तों का निर्धारण हो रहा है, श्रमिकों की रक्षा हो रही है, कार्य समय, अवकाश, सुरक्षा, विवादों की रोकथाम, सहयोग को बढ़ावा देना, शांति बनाए रखना, ये सब कलेक्टिव बार्गेनिंग का ही एक प्रकार से उद्देश्य आप कह सकते हैं। सामूहिक सौदेबाजी का कुछ विषय क्षेत्र है। ये बात किस चीज़ पर हो रही है? आप कह सकते हो कि भाई वेतन भत्ते को लेकर, कार्य घंटे अवकाश को लेकर, कार्य स्थितियाँ और सुरक्षा को लेकर, पदोन्नति और हस्तांतरण को लेकर इस पर बातचीत हो रही है। अनुशासन और शिकायत का निवारण करना, सामाजिक सुरक्षा और उसके कल्याण पर बात करना, ये उसका एरिया डिफाइन किया गया है, ये इसका एरिया डिफाइन किया गया है। ये यहाँ पे टाइप है, कई प्रकार का हुए होता है। जैसे यहाँ पर कहा गया कि वितरणात्मक सौदेबाजी यानी लाभ के बंटवारे पर बेसिकली ये केंद्रित होता है। जैसे वेतन में वृद्धि, ठीक है। एंड इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो समेकित सौदेबाजी मतलब दोनों पक्षों के लिए लाभकारी समाधान। तीसरा उत्पादकता आधारित सौदेबाजी मतलब उत्पादन और दक्षता से जुड़ी चीज़ें। और चौथा समझौता मूलक सौदेबाजी
यानी परस्पर रियासतों या रियायतों पर जो है आधारित चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है इसके संदर्भ में, है ना। थोड़ा सा होल्ड रखो, ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे इसके पर पेज में। ठीक है, आगे बढ़िए। अब यहाँ देखते हैं सामूहिक सौदेबाजी के कुछ स्टेप हैं। स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी लोगों के लिए, है ना। स्टेप की अगर मैं बात करता हूँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। जैसे देखो, मांगों की निर्धारण करना, स्टेप क्या होता है बताइए। सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया, मांगों का निर्धारण करना, मैं भी आपको बता रहा हूँ, वार्ता की तैयारी करना, बातचीत, ठीक है, समझौता और क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन, ये 5 प्रकार के स्टेप हैं, याद रखिएगा आप लोग। अब क्या क्या चीज़ें हैं इसमें थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जैसे मांगों का निर्धारण की बात करता हूँ मैं, मतलब कि श्रमिक और ट्रेड यूनियन अपनी मांग तय करती है, वेतन, भत्ते, कार्य समय, सुरक्षा इत्यादि, उसको हम लोग मांगों का निर्धारण कहते हैं। वार्ता की तैयारी का मतलब होता है दोनों पक्ष तथ्य यानी आंकड़े, आप ये भी कह सकते हैं यहाँ पे, यानी आंकड़े, है ना। मतलब सिंपल है भाई, समझने का प्रयास करिए कि दोनों पक्ष तथ्य, आंकड़े और रणनीति तैयार करेंगे। सीमाएं और संभावित जो भी समझौते होंगे वो तय किए जाते हैं इसमें, ठीक है। और उसके बाद आता है बातचीत। बातचीत का अर्थ मतलब होता है वार्तालाप। प्रबंधन और यूनियन आमने सामने बैठकर चर्चा करते हैं, सहमति असहमति पर मंथन करते हैं। चौथा समझौता, एग्रीमेंट। सहमति बनने पर लिखित समझौता किया जाता है। औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत ये वैलिड माना गया है समझौते के अंतर्गत, ठीक है। और उसके बाद आता है क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन, मतलब समझौते को व्यवहार में लागू करना, समय समय पर उसके प्रभाव का इवैल्यूएट भी करना। तो क्रम है, पहले मांग है, फिर तैयारी है, फिर बातचीत है, फिर समझौता है, फिर लास्ट में क्रियान्वयन है, इम्प्लीमेंशन जिसको बोला जाता है, क्रियान्वयन, है ना। तो इससे भी परीक्षा में हम लोगों के सवाल देखने को मिल सकते हैं मे भी, और हम चाहूँगा आप लोगों से कि इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं महत्व पर लेकर इसके। लोकतांत्रिक औद्योगिक संबंध, इंपॉर्टेंस मतलब इसका है श्रमिक संतुष्टि, मनोबल, विवादों में कमी आए, उत्पादकता में बढ़ोतरी हो, ये चीज़ें बताई गई हैं। भारत में स्थिति की बात करते हैं इसके। औद्योगिक विवाद अधिनियम है 1947 का, ट्रेड यूनियन अधिनियम है 1926 का। स्वैच्छिक और द्विपक्षीय प्रक्रिया पर ये बेसिकली आधारित है, ठीक है। आप इसे भी सौदेबाजी, सामूहिक सौदेबाजी को भी यहाँ पर ध्यान में रख सकते हो। अब बात करते हैं जॉब एनालिसिस के बारे में। जॉब एनालिसिस क्या होता है? प्रदत्त जो भी कार्य विश्लेषण है, ठीक है, वह एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी पद या कार्य से संबंधित कर्तव्य, जिम्मेदारी, आवश्यक, ठीक है, जिम्मेदारी, आवश्यक, कौशल, योग्यता और कार्य परिस्थितियों और अधिकारों का अध्ययन करती है, ठीक है। बताओ सही है कि नहीं? बोलो। यस सर, सही है। ओके, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान से सुनिए एक बार। देखो, मैंने कहा कि प्रदत्त जो भी कार्य विश्लेषण है वो एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, ठीक है। और इसके अंतर्गत मैं अगर आपसे बात करता हूँ तो किसी पद और कार्य को दर्शाने का प्रयास किया गया है, ठीक है, ठीक है ना। अब इसमें यह बताया गया कि उसके कर्तव्य क्या होंगे, जिम्मेदारियां क्या होंगी, आवश्यक कौशल क्या होंगे, योग्यता क्या होगी, कार्य परिस्थिति क्या होगी, अधिकारों का अध्ययन क्या होगा। इन्हीं चीज़ों का बेसिकली अध्ययन किया जाता है, उसे ही प्रदत्त कार्य विश्लेषण या जॉब एनालिसिस कहा जाता है। तो डेल योडर का एक नाम आता है। इन्होंने कहा कि कार्य विश्लेषण वो प्रक्रिया है जिसमें किसी कार्य से संबंधित तथ्यों को एकत्रित और विश्लेषित किया जाता है। ये इनकी डेफिनेशन है। एडविन वी फिलिपो ने एक परिभाषा देते हुए बोला है कि कार्य विश्लेषण किसी कार्य के संचालन तथा उसे करने के लिए व्यक्ति की आवश्यकता का अध्ययन करना पड़ता है। मतलब इसमें यह बताया गया कि किसी कार्य के संचालन के लिए उसे करने वाले व्यक्ति की आवश्यकताओं का यह स्टडी करना ही क्या कहलाता है? प्रदत्त कार्य विश्लेषण कहलाता है। ये एक प्रकार की डेफिनेशंस भी बताई गई है इसमें। इसके कुछ कंपोनेंट हैं, घटक हैं, जैसे प्रदत्त कार्य विश्लेषण के कार्य विश्लेषण जैसे मतलब कार्य विवरण हो गया, तो कार्य का नाम क्या होगा, कर्तव्य क्या होगी, जिम्मेदारियां क्या है, कार्य परिस्थिति क्या है, ये चीज़ें बताई गई हैं इसमें। जॉब स्पेसिफिकेशंस का मतलब होता है कार्य विनिर्देशन, आवश्यक योग्यता, कौशल, अनुभव, शारीरिक और मानसिक क्षमता,
सर सर कार्य परिस्थितियां को एक बार बता दीजिए। कार्य परिस्थितियाँ, देखिए कार्य परिस्थिति मतलब कार्य की जो कंडीशंस है, जो सिचुएशन है, वो कैसी कर मतलब कार्य एक होता है ना फिनिशिंग में, एक होता है अनफिनिशिंग करना कार्य, उन परिस्थितियों के बारे में जानकारी, मतलब कितनी फिनिशिंग, जैसे मैंने पढ़ा है, आप लोगों ने भी पढ़ा है 6 सिग्मा, मैंने बताया था 99.996% जी सर। है ना, ये कार्य बताता है इतना, मतलब शुद्धता के साथ हो रहा है या नहीं हो रहा, तो ये कार्य परिस्थितियों की जांच हो जाती है उसमें, कार्य विश्लेषण में, ठीक है। 6 सिग्मा में आपने को पढ़ा था ये पॉइंट। उसके बाद आता है उद्देश्य, सही व्यक्ति का सही कार्य से मिलान करना। देखो वही बात आ गई, सही व्यक्ति जो काम कर रहा है वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये इसका उद्देश्य बन रहा है। भर्ती का चयन में सहायता करना, प्रशिक्षण और विकास में उसकी योजनाएं बनाना, वेतन को निर्धारित करना, ठीक है, और कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, कार्य संतोष और उत्पादकता को बढ़ावा देता है। ये इंपॉर्टेंस में मानव संसाधन नियोजन का आधार, औद्योगिक विवाद में कमी आ जाए, संगठनात्मक दक्षता में वृद्धि, कर्मचारी की भूमिका में स्पष्टता हो जाए, ठीक है। प्रदत्त कार्य विश्लेषण के कुछ टाइप भी बताए गए हैं, ठीक है। वो टाइप ये रहा है गुणात्मक कार्य विश्लेषण, ठीक है, यहाँ जिम्मेदारियाँ, व्यवहार, संबंधों का अध्ययन होता है ना। गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव के आधार पे होता है उसकी, ठीक है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं होता, इसके गुण के आधार पे चीज़ें होती हैं, है ना। और जैसे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कार्य विवरण का पार्ट बन जाता है ये गुणों के आधार पे। मात्रात्मक देखो संख्या पर होता है, ये संख्या पर बेस्ड होता है। कार्य के संख्यात्मक और मापनीय तथ्यों पर व्यक्त किया जाता है, समय, गति, प्रयास, उत्पादन इत्यादि के आधार पे चीज़ें की जाती हैं। मात्रात्मक कार्य उन्मुख विश्लेषण होता है, मतलब टास्क ओरिएंटेड जॉब एनालिसिस होता है, कार्य में किए गए जो भी विशिष्ट कार्य होंगे, गतिविधि होगा, उस पर बेस्ड होता है। उत्पादन और तकनीकी कार्यों में अधिक उपयोगी होता है ये, है ना। व्यक्ति उन्मुख होता है, मतलब वर्कर हो गया, पर्सन जॉब बेसिकली ये ओरिएंटेड हो गया ये। और इसका भाव ये सिंपल है, इसका भाव कि कार्य करने वाले व्यक्ति की जो क्षमता है, जो कौशल है, जो ज्ञान है, जो योग्यता है, उस पर बेस्ड हो जाएगा ये व्यक्ति के, ठीक है, पर्टिकुलर व्यक्ति पर। प्रशिक्षण और चयन में ये बेसिकली क्या हो जाएगा, फिर हेल्प करेगा या उसकी मदद करेगा। कार्यात्मक विश्लेषण की बात करता हूँ तो कार्य हो गया डेटा, लोगों में वस्तुओं और संबंधों का अध्ययन हो जाएगा, वैज्ञानिक और व्यवस्थित पद्धति पर आधारित। अमेरिका में ये बहुत अधिक है, ठीक है, मतलब फंक्शनल वस्तु और डेटा, लोग, कार्य पर अधिक बल दिया जाता है, वैज्ञानिक पद्धति पर अधिक बल दिया जाता है, सिस्टमैटिक कार्यों पर अधिक बल दिया जाता है अमेरिका में, ठीक है। पद आधारित विश्लेषण की बात करते हैं, पोजीशन बेस्ड जॉब एनालिसिस, संगठन में किसी विशिष्ट पद को लिए विस्तृत अध्ययन करना, डीप में किसी एक पद को। पदोन्नति, उत्तराधिकारी योजना में बेसिकली ये बहुत ही ज़्यादा मददगार हो जाता है, साबित होता है, ठीक है, ये चीज़ें बन जाएगी। जनशक्ति नियोजन, देखो जनशक्ति नियोजन में आप ये कहिए कि ये वो पद्धति है जिनके द्वारा संगठन ये सुनिश्चित करता है कि सही समय पर सही संख्या में सही योग्यता करने वाला व्यक्ति उपलब्ध हो, ताकि संगठन अपने लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सके। सही संगठन, अगर हम बात करें कोई संगठन के द्वारा ये सुनिश्चित किया गया कि सही समय, सही संख्या, सही योग्यता और सही व्यक्ति, है ना, अगर उपलब्ध है तो संगठन अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर पाएगा, और ये सिंपल बात है, ठीक है। तो यहाँ पर भी डेल योडर के अकॉर्डिंग एक परिभाषा आई कि जनशक्ति नियोजन वो प्रक्रिया है जिनके द्वारा संगठन ना भविष्य की मानव संसाधन आवश्यकता का पूर्वानुमान लगाता है और उन्हें पूरा करने की योजना भी बनाता है। उद्देश्य यह है कि भविष्य में मानव संसाधन की आवश्यकता का अनुमान लगाना, भविष्य में कर्मचारियों की कमी और अधिकता को बचाना, सही व्यक्ति सही कार्य का मिलान कराना, भर्ती और चयन को प्रभावी बनाना। उद्देश्य में फिर कहा गया कि प्रशिक्षण और विकास का नियोजन करना, लागत नियंत्रण और उत्पादकता में वृद्धि, संगठन और निरंतरता में स्थिरता बनाए रखना। इसकी भी प्रक्रिया होती है काम करने की जनशक्ति नियोजन की पार्ट में। जैसे संगठन के लक्ष्य का पहले विश्लेषण करो, फिर वर्तमान जनशक्ति का आकलन कर लो, फिर भविष्य की आवश्यकता का पूर्वानुमान लगाना, ठीक है, भविष्य में क्या चीज़ें होंगी उसका अनुमान लगाना, मांग आपूर्ति का मिलान कराना कि भाई क्या क्या नीड है उस एरिया में, कार्यवाही योजना बनाना, मतलब जैसे भर्ती करना, प्रशिक्षण देना, फिर हस्तांतरण करना यानी उनका ट्रांसफ़र भी करना, लास्ट में मूल्यांकन और रिस्क को कंट्रोल में लाना यानी नियंत्रण करना। संगठनात्मक दक्षता में वृद्धि होती है, औद्योगिक विवाद में कमी आती है, ये इंपॉर्टेंस है, कर्मचारियों की संतुष्टि बढ़ती है, दीर्घकालिक विकास में ये काफ़ी मददगार भी साबित हो जाता है, ठीक है। संगठनात्मक व्यवहार, संगठनात्मक व्यवहार में क्या कहा गया कि ये व्यवहार का वो अध्ययन है जिसमें संगठन के भीतर कार्यरत व्यक्तियों, समूह और संरचना के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन होता है ना, और ये वैज्ञानिक अध्ययन अमेरिका में ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो ताकि संगठन की प्रभावशीलता और कार्यक्षमता को बढ़ावा मिल सके या उसको बढ़ाया जा सके। तो यहाँ पर भी देखिए स्टीफन पी रॉबिन्सन ने एक परिभाषा लिखा हुआ कि संगठन व्यवहार का अध्ययन है जो
संगठन के भीतर व्यक्तियों और समूहों के व्यवहार का संगठनात्मक संरचना के प्रभाव का विश्लेषण कर रहा है। मतलब व्यक्ति और समूह, मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है आपके पास और उस ऑर्गेनाइजेशन में व्यक्ति भी होंगे, तो व्यक्ति के आधार पे आप उनके प्रभाव का विश्लेषण कर रहे हैं। या कोई ग्रुप बना दिया आपने, उस ग्रुप के आधार पे आप क्या कर रहे हैं, प्रभाव का विश्लेषण कर रहे हैं, भाई क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है। कहने का अर्थ आप उद्देश्य समझ जाओगे कि मानव व्यवहार को समझा जा रहा है। यहाँ पे व्यवहार की भविष्यवाणी भी हो सकती है यहाँ पर, यानी की जा सकती है। ठीक है, व्यवहार को प्रभावित और नियंत्रित करना, कर्मचारियों को संतुष्टि बढ़ावा देना, ठीक है, संगठनात्मक प्रभावशीलता को बढ़ावा मिलना। ठीक है, तो ये पार्ट आ जाता है व्यवहार संगठनात्मक के अंतर्गत। इसके क्षेत्र भी है, व्यक्तिगत स्तर पर बात करते हैं, अगर यहाँ पर देख सकते हैं विषय क्षेत्र पर या उसके लेवल पर, तो व्यक्तिगत के आधार पर बात करेंगे, क्योंकि व्यक्ति के आधार पर भी बात होता है, समूह के आधार पर भी बात होता है। तो व्यक्ति में व्यक्तित्व देखेंगे, परसेप्शन देखेंगे। अभी परसेप्शन का मतलब धारणा होता है, कॉन्सेप्ट, और धारणा देखेंगे या उसके अभिप्रेरणा देखेंगे। सीखना मतलब लर्निंग का पार्ट बन जाएगा इसमें, सीखना मतलब लर्निंग का पार्ट। दृष्टिकोण यानी उसका एटीट्यूड देखेंगे, ये पर्टिकुलर व्यक्ति के आधार पे। लेकिन अगर आप मान लीजिए ग्रुप में करते हो तो समूह स्तर पर क्या देखोगे, समूह गतिशीलता मतलब मोबिलिटी देखोगे आप ग्रुप का, उसमें नेतृत्व का रोल देखोगे, कम्युनिकेशन का पैटर्न देखोगे आप, किस तरीके से लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं और एक दूसरे से सीख रहे हैं। संघर्ष और समाधान देखने का प्रयास करोगे। टीम वर्क का मतलब होता है दल, एक प्रकार से आप टीम वर्क को भी देखोगे, किस तरीके से टीम वर्क में काम हो रहा है। तो व्यक्ति और समूह के आधार पर था। अब एक संगठन के आधार पर भी होता है, तो संगठन की संरचना आप देखोगे। अगर इन केस मान लीजिए व्यक्ति के आधार पे ना करके समूह के आधार पे नहीं करोगे, तो संगठन पर ही कर रहे हो, तो इसमें व्यक्ति भी शामिल हो जाएगा और आपका वो भी शामिल हो जाएगा, समूह भी शामिल हो जाएगा। तो इतना बड़ा संगठन है और ये व्यक्ति हो गया, ये संगठन हो गया, समूह हो गया। तो वहाँ पे संगठनात्मक संरचना देखेंगे आप, संगठनात्मक संस्कृति देखेंगे आप, परिवर्तन और विकास देखेंगे आप, शक्ति और राजनीति का पैटर्न भी आप देखेंगे इसमें। ठीक है, समव्यवहार विश्लेषण के कुछ इंपॉर्टेंट भी है। बेहतर नेतृत्व का विकास होता है इसके माध्यम से, औद्योगिक संबंधों में सुधार होता है, उत्पादकता में वृद्धि होती है, कर्मचारियों की प्रतिबद्धता होती है, परिवर्तन प्रबंधन में सहायता होती है। ठीक है, ये चीज़ें देखेंगे आप। संगठन विकास का हस्तक्षेप की बात करते हैं। ठीक है, संगठन विकास हस्तक्षेप में योजनाबद्ध गतिविधि या एक प्रकार का उपाय है ये, है ना, जिन्हें किसी संगठन में प्रभावी परिवर्तन, प्रदर्शन, सुधार, कार्य संस्कृति विकास के लिए लागू किया जाता है इसमें। तो मुख्य उद्देश्य यह है कि संगठन की सामूहिक जो है क्षमता, कार्यकुशलता को बढ़ावा देना। ठीक है, मुख्य उद्देश्य इसका यही है कि संगठन के जो सामूहिक क्षमता है, जो ग्रुप का कैपेबिलिटी है या कैपेसिटी है या उसकी कार्यकुशलता है, उसको बढ़ावा देने की बात इसमें की गई है। खासकर अगर विशेषता पर बात करते हैं तो संगठनात्मक लक्ष्य केंद्रित होता है, संगठन के विकास और सुधार के लिए कार्य होता है, व्यवस्थित प्रक्रिया होती है, योजनाबद्ध और चरणबद्ध कार्य होते हैं, मानव और समूह पर केंद्रित होता है, कर्मचारी और टीमों की भागीदारी होती है इसमें, सकारात्मक परिवर्तन पर बल दिया जाता है, पॉजिटिव जो भी चेंजेस होते हैं, जैसे मैं संगठनात्मक संस्कृति की बात करूँ, संचार, सहयोग में सुधार, वैज्ञानिक पद्धति, विश्लेषण, फीडबैक, मूल्यांकन पर यह स्टडी होता है। ठीक है, संगठन विकास का हस्तक्षेप भी है, यहाँ पर भी वही चीज़ें आ गई, व्यक्ति केंद्रित हो गया, है ना, और इसके अंतर्गत देखिए टीम बिल्डिंग, मतलब आप ये कह सकते हो कि एक टीम बनाना, टीम वर्क के माध्यम से काम करना, संचार सुधार, कम्युनिकेशन में बेसिकली मॉडिफाई करना, संघर्ष प्रबंधन करना, ये सब प्रॉब्लम्स हैं उसमें मैनेजमेंट करता है, निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में सुधार करना, है ना। दूसरा, संगठनात्मक संरचना प्रणाली हस्तक्षेप आ जाता है, संगठनात्मक पुनर्गठन होना, कार्य का डिज़ाइन करना और गुणवत्ता चक्र पर बात करना, उत्पादन प्रक्रिया में सुधार करना। ठीक है, ये कुछ टाइप्स हैं। मानव संसाधन विकास का हस्तक्षेप है ये, है ना, तो इसमें प्रशिक्षण और विकास, कैरियर प्लानिंग, कार्य मूल्यांकन प्रणाली, है ना, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। राजनीतिक हस्तक्षेप में संगठनात्मक संस्कृति का विकास, परिवर्तन प्रबंधन, नेतृत्व विकास, है ना, ये पैटर्न बन जाएगा। इसकी भी प्रक्रिया है, आप देख सकते हैं इसकी प्रोसेस भी। समस्या जरूरतों की सबसे पहले पहचान होती है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यही पॉइंट है ये, इसको ध्यान रखिएगा कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंतर्गत अगर प्रश्न बनता है तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो प्रॉब्लम प्रक्रिया को लेकर इंटरवेंशन प्रोसेस है ये। ठीक है, तो समस्या जरूरतों की पहचान होता है, फिर डेटा को कलेक्ट किया जाता है, हस्तक्षेप के लिए योजना बनाई जाती है, मतलब ट्रीटमेंट के लिए, फिर उसकी योजना को आप लागू करते हो, फिर प्रतिक्रिया और मूल्यांकन भी करते हो, सुधार और निरंतरता को फिर लास्ट में सुनिश्चित कर देते हैं। ये पार्ट बन जाता है। महत्व पर बात करते हैं तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे इम्पोर्टेंस है। ठीक है, इम्पोर्टेंस में क्या कहा गया है, महत्व में
संगठनात्मक प्रदर्शन में सुधार करना है ना, कर्मचारियों की संतुष्टि और मनोबल को बढ़ावा देना, टीम वर्क और सहयोग में बढ़ावा देना, परिवर्तन को स्वीकारने और अपनाने में सहायता करना, औद्योगिक संबंध और कार्य की संस्कृति में भी सुधार करना। ये पार्ट इसके अंतर्गत आ जाएगा। बस अब यहाँ आपका पॉइंट होता है फिनिश। अब आपका पूरा सिलेबस हो गया है समाप्त, ठीक है। संगठनात्मक विकास का हस्तक्षेप भी यहाँ पर हो गया फिनिश। अब कल से आप लोगों की प्रैक्टिस चलेगी, ठीक है भाई, क्लियर है।